एपिसोड 11 टू 11 अध्याय 11 नेशनल आइडल। आर्या वेई ने विराट को छोड़ दिया और अंततः अपने घर लौट आई, जो काफी बड़ा था, एक 3 कमरों का स्वीट। उसने दरवाजा खोला और जल्दी से नहाने चली गई। वह पल भर में साफ सुथरी हो गई और विनी द पूह वाले पजामा पहने बाथरूम से बाहर आई। कल जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचने से उसे सिरदर्द होने लगा, लेकिन सौभाग्य से वह उस निर्माण मजदूर को फिर कभी नहीं देखेगी और पिछली रात की घटनाओं के बारे में किसी और को पता नहीं था। छोड़ो इसे, चलो टीवी देखते हैं। आर्या वेई बड़े सोफे पर आलस से लेट गई। कल रात की घटना सचमुच जानलेवा थी। उसने रिमोट कंट्रोल उठाया और टीवी चालू कर दिया। आर्या वेई का टीवी दीवार पर लगा हुआ एलसीडी था। जैसे ही उसने फोन ऑन किया, उसका मोबाइल फोन बज उठा। मालिक मालिक, वह कुतिया फिर से फोन कर रही है। आर्या वेई ने जल्दी से रिमोट कंट्रोल एक तरफ फेंक दिया और सोफे के नीचे से फोन उठा लिया। ये रिंगटोन उसकी सबसे अच्छी दोस्त शियाओ के लिए सेट की गई थी। उसने फोन को अपने कान से लगाया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक आवाज तेजी से सुनाई दी, वेई तुम कल रात कहाँ थे और आज सुबह इतनी जल्दी मुझे फोन करना? सच बताओ, क्या तुमने कल रात किसी के साथ मौज मस्ती की थी? ठीक है, भले ही आप उस विराट से नहीं मिले हो सकता है कि वह एक सुंदर लड़का हो। इसकी चिंता मत करो, उससे मिलने तक इंतजार करो और फिर फैसला करना। अगर बात नहीं बनी तो हम हंगामा करेंगे। आखिरकार तुम्हारा पति बनने के लिए किसी को वास्तव में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही आर्या वेई ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ये पूछते सुना कि उसने पिछली रात क्या किया, वह घबरा गई और बोली, मैं कहाँ गई हो सकती हूँ? मैंने बस कुछ ड्रिंक्स लिए और फिर घर जाकर सो गया। यही सबसे अच्छा है। अरे, मुझे आपको कुछ बताना है, मुझे एक नया आदर्श मिल गया है। छी, हर 2-3 दिन में एक नया आइडल आ जाता है, अब तो इसमें कोई हैरानी की बात ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसके वश में हो जाऊंगी। ओह, वह बहुत ही सुंदर है। आर्या वेई ने बनावटी उल्टी करने की आवाज़ निकालते हुए जवाब दिया, बस करो तुम फेंगल। वेई जल्दी करो और टीवी देखो, अभी अभी वो शो आ रहा है जिसे रेंजिंग होस्ट कर रहे हैं। मैं नहीं देख रही, मैं लड़कों के पीछे तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। आर्या वेई ने मना कर दिया, लेकिन उसे अंदर ही अंदर थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अपनी निकम्मी सहेली शियाओ को पहले कभी इतना उत्साहित नहीं देखा था। ठीक है, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा, मुझे अब अपने आदर्श को देखना है। ओह, वह तो बहुत ही सुंदर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मिस्टीरियस हीरो के प्रति जुनूनी हो जाऊंगी। अलविदा। बीप बीप। दूसरी तरफ से कॉल कट गई। एक खूबसूरत लड़के को देखते ही दोस्त को बुला दिया। आर्या वेई ने बुदबुदाया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कोई रहस्यमय नायक कैसे हो सकता है। क्या वह स्पाइडरमैन या बैटमैन नहीं था? उसने फोन नीचे रखा, रिमोट कंट्रोल उठाया और चैनल बदलने लगी। टीवी पर एक ड्रामा चल रहा था। नायिका रो रही थी और नायक ने अचानक उसे गले लगा लिया। दोनों बारिश में एक दूसरे को थामे हुए थे। आर्या वेई ने तुरंत चैनल बदल दिया। एक और महल का ड्रामा, चैनल बदलो। राजमहल से जुड़े ड्रामे बहुत ज्यादा देखने से कोई भी पागल हो सकता है। चाहे वह कितनी भी बार चैनल बदलती, सब सीरियल ही होते थे। बेहद उबाऊ, सुबह के सारे कार्यक्रम ऐसे ही होते थे। बेहद ऊब के कारण आर्या वेई को याद आया कि शियाओ ने एक मूर्ति के बारे में क्या कहा था और उसे थोड़ी दिलचस्पी हो गई। वह जानना चाहती थी कि किसने उसकी सबसे अच्छी दोस्त को, जो उसकी बहुत बड़ी फैन थी, इस तरह की पागलपन भरी स्थिति में सम्मोहित कर दिया था। रेंजिंग द्वारा होस्ट किया जाने वाला वह शो एक समाचार कार्यक्रम था। कुछ ही देर में आर्या वेई ने न्यूज़ चैनल बदल दिया। टीवी स्क्रीन पर रेंजिंग बड़ी कुशलता से बोल रही थी, सुप्रभात, हम आपके लिए आज की खबरें लेकर आए हैं। आर्या हाई शहर में एक और अवैध टैक्सी और डकैती अड्डे का भंडाफोड़ किया गया है, लेकिन इस बार पुलिस बल के अलावा एक नागरिक हितैषी व्यक्ति भी शामिल था। दुर्भाग्यवश इस भले इंसान ने अपनी पहचान गुप्त रखना पसंद किया और हम केवल उसकी पीठ की तस्वीर ही खींच पाए। ये रही वो तस्वीर जो मैंने मिलिट्री वर्दी पहनकर ली थी। यदि किसी के पास कोई जानकारी हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम इस गुमनाम जनहितैषी व्यक्ति का साक्षात्कार लेना चाहेंगे। टीवी के सामने बैठी आर्या वेई का मुंह हैरानी से लगभग खुला रह गया। वह टीवी पर लगी तस्वीर को घूर रही थी, पूरी तरह से अचंभित थी। हो सकता है कि दूसरों को इसकी जानकारी न हो, लेकिन आर्या वेई को इस बात का पूरा यकीन था। वह इस आकृति को कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि उसकी छवि उस पर अमिट छाप छोड़ गई थी। ये कैसे संभव है? क्या वह निर्माण मजदूर नहीं है? क्या उसने मुझे दिन में ही अकेला नहीं छोड़ दिया था? वह एक इंसान कैसे बन गया? उस समय टीवी स्क्रीन पर सब कुछ चल रहा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका बैग पहले छीन लिया गया था, का साक्षात्कार लिया जा रहा था। हाँ, मिलिट्री पैंट पहने उस सुंदर युवक, तुम इतनी जल्दी में चले गए कि मुझे तुम्हें धन्यवाद देने का मौका ही नहीं मिला। अगर मुझे आपसे मिलने का मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से कृतज्ञतापूर्वक आपके सामने नतमस्तक होऊंगा। इसके बाद स्क्रीन पर एक और व्यक्ति दिखाई देने लगा। सैन्य वर्दी में मौजूद नायक को धन्यवाद, तुम मेरे रहस्यमय हीरो हो, सबसे बेहतरीन। पब फ्यूचर के विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन, रहस्यमय नायक, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। टीवी पर तस्वीरें देखकर आर्या वेई अवाक रह गई। आखिर चल क्या रहा था? आर्या वेई ने जल्दी से अपना फोन उठाया और नंबर दोबारा डायल किया। कुछ देर बाद कनेक्शन बन गया। दूसरी तरफ से एक चीख सुनाई दी, कितने सुंदर हो, रहस्यमय नायक। आवाज़ इतनी तीखी थी कि आर्या वेई ने जैसे ही अपना फोन कान से लगाया, उसने जल्दी से उसे फिर से हटा लिया और आवाज़ धीमी होने तक इंतजार किया, फिर धीरे से उसे वापस कान में लगाया। क्या हुआ वेई? ठीक है, शियाओ, तुमने अपने आदर्श का नाम क्या बताया था? बैटमैन। क्या तुमने भी खबर देखी? क्या आपको लगता है कि वह वाकई बहुत सुंदर है? उसकी मर्दाना कद काठी वाकई आकर्षक है। मैं तो सोच भी नहीं सकता, मुझे उससे प्यार हो रहा है। आह, मैं बेहोश हो रही हूँ। फोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आह वेई, क्या तुम उसे जानते हो?
क्या वह आपकी कंपनी में कर्मचारी है? नहीं, ये सही नहीं हो सकता। आपकी कंपनी अधोवस्त्र डिजाइन करती है, वहाँ इतने कम पुरुष हैं, और अगर हैं भी तो वे स्त्रीण हैं। भला वहाँ कोई इतना मर्दाना कैसे हो सकता है? ये सुनकर आर्या वेई तुरंत घबरा गई और जल्दी से अपना बचाव करते हुए बोली, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती। मैं एक मजदूर को कैसे जान सकती हूँ, है ना? आप यही तो कहना चाह रहे हैं, है ना? अगर उसकी प्रेमिका को पता चल जाए कि उसने एक मजदूर के साथ बिस्तर साझा किया था, तो यह वास्तव में विनाशकारी होगा, मानो दुनिया का अंत हो गया हो। ठीक है, मैं उसे नहीं जानता, अलविदा। आर्या वेई को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। वह सिर्फ अपनी शंकाओं की पुष्टि करने के लिए फ़ोन करना चाहती थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह सचमुच ऐसा ही होगा। वह भी अभी नहाकर निकली थी और इस बात पर अफसोस जता रही थी कि वह उस मजदूर को फिर कभी नहीं देख पाएगी, कि पिछली रात के बारे में किसी को कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन अब ऐसा हास्यास्पद घटनाक्रम सामने आ गया था। ये बस इतना ही था। इसे देखना असहनीय था। कल रात का मजदूर, आज का बैटमैन। यह आर्या वेई असमंजस में थी। अगर वह मजदूर अचानक इंटरनेट पर मशहूर हो जाए और उसकी पहचान उजागर हो जाए, तो क्या वह बर्बाद नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्या वेई पूरी तरह से घबरा गई थी। इसी बीच कस्बे के दूसरी तरफ विराट घटनास्थल से काफी दूर निकल चुका था। लेकिन एक दृश्य ऐसा था जो उनके दिमाग में बसा हुआ था और जिसे भूलना मुश्किल था। उस महिला पुलिसकर्मी की छाती कितनी बड़ी थी, उसे एक बार छूना अविस्मरणीय था। वह सोचने लगा कि उसे ऐसे आपराधिक गिरोहों को कुचलने के लिए और कहाँ मिल सकते हैं, और क्या उसे ऐसी बड़ी छाती वाली कोई और महिला पुलिसकर्मी मिलेगी। पाह, मैं यहाँ शादी तोड़ने आया हूँ और फिर चला जाऊंगा। इन सब बातों के बारे में सोचने का क्या फायदा, विराट ने मन ही मन कहा। ऊपर देखते हुए उसने सोचा कि आर्याडोन ग्रुप वास्तव में कहाँ स्थित है। लेकिन उसी क्षण विराट ने आगे लोगों की भीड़ देखी। वे सभी कांच की दीवार पर लगे एक बड़े एलसीडी टीवी को देख रहे थे। बैटमैन, उसकी आकृति से ही पता चलता है कि वह कितना सुंदर होगा। उन मांसपेशियों को देखो, कितने मर्दाना हैं। एक लड़की ने स्वप्निल भाव से कहा। अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई एक अन्य महिला ने बड़े प्यार से कहा, मुझे भी बैटमैन से प्यार होने लगा है। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड को खींचते हुए कहा, वापस आने के बाद तुम्हें मेरे लिए वर्कआउट करना होगा। मैं तुम्हें छलावरण वाली पोशाक खरीद दूंगा। बैटमैन तुम्हारा आदर्श होना चाहिए। जिज्ञासा ने विराट को और करीब खींच लिया। माफ कीजिए, कृपया मुझे जाने दीजिए। अंततः भीड़ को चीरते हुए टीवी को साफ साफ देखने के लिए जगह बनाते हुए विराट का चेहरा समाचार देखते ही बिगड़ गया। बिल्कुल नहीं, बैटमैन, टैंग ने हैरानी से कहा। इस बार वह लीगा कॉन्टिनेंट से समुद्र में तैरकर लौटा था ताकि दूसरों को घबराहट न हो। छिपकर यात्रा करने का साहस न करते हुए वह लगातार 14 घंटे तक तैरता रहा, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि उसका पता न चल जाए। लेकिन अंत में वह टीवी पर दिखाई दिया। ये बात उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। अपना चेहरा ढांकते हुए विराट चुपचाप खिसकने की कोशिश करने लगा। अगर उसे पहचान लिया जाता तो बहुत बुरा होता। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनी। युवक, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? विराट ने मन ही मन सोचा, अब तो सब खत्म हो गया, मुझे पहचान मिल गई। जैसे ही वह चुपके से खिसकने वाला था, उसने पीछे मुड़कर देखा और एक बूढ़ी महिला को देखा जो सादे कपड़े पहने हुए थी और जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने उसे पहचाना नहीं था, जिससे विराट को राहत मिली। यह क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि टीवी पर वह जगह कहाँ है? टीवी पर दिख रहे बूढ़े व्यक्ति मेरे पति हैं। उसने मेरी पोती के अस्पताल के खर्च के लिए पैसे लिए और मुझसे कहा कि वह टैक्सी से यहाँ आ रहा है। मैं 3 घंटे से अधिक समय से उसका इंतजार कर रहा हूँ। अगर वह जल्द ही यहाँ नहीं पहुँचा तो डॉक्टर सर्जरी नहीं करेंगे। अब तो मैं उसके फ़ोन पर भी संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे पति के साथ कुछ हुआ है या नहीं? बूढ़ी महिला ने टीवी पर साक्षात्कार दे रहे बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए चिंता से पूछा। विराट ने टीवी पर दिख रहे व्यक्ति को उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जिसने पहले उसे भागने में मदद की थी। उन्हें याद आया कि उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि उसके पास जो पैसा था वह उसकी पोती के अस्पताल के खर्च के लिए था, जो बाद में सच साबित हुआ। दादी, आपके पति को अभी अभी धोखा दिया गया है और वह समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, विराट ने कहा। क्या? बूढ़ी औरत बेहोश सी हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, उसे जरूर कामयाब होना चाहिए। विशेषज्ञ बिना भुगतान के सर्जरी नहीं करेंगे और वे जाने ही वाले हैं। अगर वह जल्दी नहीं आया तो विशेषज्ञ चला जाएगा और मेरी पोती अपनी जान गंवा देगी। बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे देखकर विराट को दुख हुआ। वह सोचने लगा कि किस तरह का घटिया विशेषज्ञ बिना पैसे लिए सर्जरी नहीं करेगा। उसके भीतर न्याय की भावना का विस्फोट हुआ। वह जानता था कि बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से समय पर नहीं पहुंच पाएगा। आपकी पोती को कौन सी बीमारी है? मुझे उससे मिलवाने ले चलो। अगर विशेषज्ञ ये सर्जरी नहीं करेंगे तो मैं आपकी पोती की सर्जरी कर दूंगा। अध्याय 12, बाघिन माँ सिफारिशें मांगना। अध्याय 12, बाघिन माँ सिफारिशें मांगना। विराट की बात सुनकर बूढ़ी औरत क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने जल्दी से पूछा, युवक, क्या आप डॉक्टर हैं? कुछ हद तक, विराट ने ये कहकर बात शुरू की, क्योंकि उन्होंने हड्डियां जोड़ने और गोलियां निकालने जैसी सर्जरी की थी और उन सभी में उनकी सफलता 10% थी। उसे लगा कि उसके लिए कोई भी बीमारी इतनी कठिन नहीं होनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ी महिला को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। कृपया मेरे साथ आइए, मेरी पोती यही मिंगचेंग अस्पताल में है। ऊपर देखते हुए विराट को पहली बार एहसास हुआ कि उसके पीछे की विशाल इमारत वास्तव में एक अस्पताल थी। एक 4 मंजिला इमारत जिसके सबसे ऊपरी तल पर मिंगचेंग अस्पताल लिखा हुआ था। पहले मुझे उसकी हालत दिखाओ, विराट ने कहा। जी हाँ नौजवान, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मेरी पोती को बचा सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बूढ़ी औरत ने उत्साह से कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसकी पोती उसके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण थी।
निश्चिंत रहें। बुजुर्ग महिला जल्दी से विराट को अस्पताल ले गई और जल्द ही वे गहन चिकित्सा इकाई में पहुंच गए। अस्पताल के बिस्तर पर लगभग 14 साल की एक लड़की लेटी हुई थी, जिसकी नाक में कई नलियां लगी हुई थी। वह इस समय गहरी नींद में थी और उसके बगल में चिकित्सा उपकरण बज रहे थे। अपनी पोती को देखते ही बूढ़ी औरत की आंखें पल भर में लाल हो गईं और उम्र के कारण झुर्रियों से भरे उसके हाथों ने लड़की का हाथ पकड़ लिया। त्यान, उठो, दादी को देखो, दादी अभी भी तुम्हारे कॉलेज जाने का इंतजार कर रही हैं, तुम ऐसे कैसे सो सकती हो। विराट को ये देखकर नाक में हल्की सी झंझनाहट महसूस हुई कि यह लड़की अपने दादा दादी के साथ पली बड़ी होगी। फिर उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने देखा कि लड़की का रंग पीला पड़ गया था और वह बेहद कमजोर लग रही थी। उसके माथे पर अभी भी पसीने की बूंदें थीं। ये स्पष्ट रूप से ल्यूकेमिया के शुरुआती लक्षण थे। उसका तुरंत इलाज किया जाना आवश्यक था। अगर स्थिति का जल्द ही प्रबंधन नहीं किया गया तो लड़की की जान को वास्तव में खतरा हो सकता है। इसी क्षण लड़की जाग उठी और बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर बोली, दादी आपकी आंखें लाल क्यों हैं। बुजुर्ग महिला ने झटपट अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी आंखें लाल नहीं हैं, आपने गलत देखा, खुद देख लीजिए। जब वह बोल रही थी तो बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें इतनी चौड़ी कर ली कि लालिमा दिखाई न दे सके। लड़की मुस्कुराई और बोली, आप मजाक कर रही हैं, है ना दादी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि मैं बच नहीं पाऊंगा। ये किसने कहा। डॉक्टर ने तो कहा कि आप ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ दिनों में यहाँ से छुट्टी पा लेंगे। बूढ़ी औरत ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। ये सब देखकर विराट के दिल में हलचल मच गई और उसने सोचा कि ये दादी सचमुच सम्मान के योग्य हैं। अगर वह बूढ़ा आदमी वापस नहीं आया तो उसे इस ऑपरेशन का खर्च खुद उठाना पड़ेगा। छोटी बच्ची ने दोबारा मुस्कुराया और फिर सो गई। उसका शरीर बहुत कमजोर था और ज्यादा देर तक सो नहीं सकता था। तभी उस बूढ़ी महिला ने अपनी पोती का हाथ छोड़ा और विराट को अस्पताल के उस कमरे से बाहर ले गई जहां नर्सें और मरीज इधर उधर आ जा रहे थे। हे उद्धारकर्ता, क्या आप मेरी त्यान की बीमारी ठीक कर सकते हैं। बूढ़ी औरत ने चिंता से पूछा। पब फ्यूचर एड्स। फिलहाल किसी विशेषज्ञ को ढूंढें और उन्हें ऑपरेशन शुरू करने दें। सर्जरी का खर्च मैं उठाऊंगा, विराट ने कहा। वास्तव में वह इस बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन इस विधि का उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब ये बिल्कुल आवश्यक हो। आखिरकार जिन मुद्दों को पैसे से हल किया जा सकता है वे तो मामूली मुद्दे ही होते हैं। बुजुर्ग महिला स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें स्पष्ट रूप से कांप रही थीं। आप हमारे त्यान के उपकारक, मैं आपके समक्ष घुटने टेकती हूँ। इतना कहते ही वह बूढ़ी औरत घुटनों के बल बैठ गई। नहीं दादी, इस तरह घुटने टेकने से आप मेरी उम्र कम कर रही हैं। विराट ने जल्दबाजी में हस्तक्षेप किया। अपने जीवन को छोटा करने की बात सुनकर बूढ़ी महिला झट से उठ खड़ी हुई, लेकिन उसके चेहरे पर कृतज्ञता का प्रबल भाव था। चिंता मत करो नौजवान, जब मेरी साथी आएगी तो हम तुम्हें पैसे वापस कर देंगे। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, जल्दी जाओ और किसी विशेषज्ञ को ढूंढो, उन्हें सर्जरी शुरू करने दो, विराट ने कहा। बुजुर्ग महिला सर्जरी की तैयारी के लिए फ्रंट डेस्क पर मौजूद नर्स को ढूंढने के लिए जल्दी से चली गई। जब रिसेप्शन पर मौजूद 30 साल की नर्स ने उस बुजुर्ग महिला को सर्जरी कराने की इच्छा जताते हुए सुना तो उसने तुरंत विशेषज्ञ को फोन किया। वे सभी जानते थे कि वह बुजुर्ग महिला ग्रामीण इलाकों से आई थी। अपनी पोती के इलाज के लिए उसके संघर्ष को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने देरी करने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही समय में कॉल कनेक्ट हो गई। सर्जरी के लिए बेड 021 डॉक्टर से संपर्क करें। झांक तुरंत। ठीक है। नर्स ने फोन नीचे रखा और मुस्कुराते हुए जल्दी से उस बुजुर्ग महिला को आश्वस्त किया। आंटी कृपया वार्ड में प्रतीक्षा करें, मैंने उन्हें सूचित कर दिया है, विशेषज्ञ जल्द ही यहाँ होंगे। ये सुनकर बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने नर्स का हाथ पकड़ लिया और बार बार दोहराती रही, धन्यवाद धन्यवाद, आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, हम आपको हमेशा याद रखेंगे। उसी क्षण विराट ने मनकी को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। आखिर किसे पता था उसका कार्ड नंबर। इस दुनिया में केवल 2 ही लोग थे, एक था बंदर और दूसरी थी उसकी क्रूर पत्नी जिया यूकिंग, जो आमतौर पर उसके वित्त का सख्ती से प्रबंधन करती थी। स्वाभाविक रूप से शुरू में केवल जिया यूकिंग को ही पता था, लेकिन एक बार जब विराट ने जिया यूकिंग से उसका कार्ड नंबर मांगा तो उसने उसे साफ तौर पर चले जाने के लिए कहा और उसे पैसे बर्बाद करने से मना कर दिया। कोई और विकल्प न होने पर उसने मनकी से मदद मांगी, जिसने अपनी कुछ हैकिंग क्षमताओं से विराट का कार्ड नंबर प्राप्त कर लिया। बाद में जब जिया यूकिंग को पता चला तो उसने मनकी और विराट को पेड़ पर लटकाकर बुरी तरह पीटा और उन पर लापरवाही से पैसे खर्च करने का आरोप लगाया, जिससे विराट को अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे खर्च करने से डर लगने लगा और वह अपना कार्ड नंबर भी भूल गया। अब वह मनकी को दोबारा जांच करने के लिए बुला रहा था। जहां तक शिया यूकिंग की बात है, विराट उससे कभी पूछने की हिम्मत नहीं करेगा। वह अपने जीवन में इस महिला के स्थान को कभी नहीं भूल सकता था, उसकी चचेरी बहन, व्यवहारिक रूप से मानव रूप में एक दानव। जब वह पहली बार लांगिया पहुंचा और आधी रात को फिल्म देखते हुए पकड़ा गया तो उसने उसे पकड़कर बुरी तरह पीटा, जिसके कारण वह आज तक महिला शरीर रचना के बारे में अनभिज्ञ है। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। उस समय जब दूसरे लोग अपनी किशोरावस्था का आनंद ले रहे थे और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जिया यूकिंग ने उसे छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं दी और यहाँ तक कि उसके सामने खड़ी होकर उसे चुनौती दी कि वह उसके साथ ऐसा करके दिखाए। शिया यूकिंग की मौजूदगी में विराट बुरी तरह डर गया था। इश्कबाजी करने की तो बात ही छोड़ो, तो वापस नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से विकसित होने में सक्षम एक किशोर को बेरहमी से दबा दिया गया। इसके बारे में बात करते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनकी के फोन पर संपर्क स्थापित किया जाए, लेकिन यह नंबर पहुंच से बाहर है और कई बार यही संदेश आया है, आपने जो नंबर डायल किया है वह बंद है। विराट ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या चल रहा है। भले ही मनकी उससे हिसाब किताब करने से डरता हो, लेकिन इतना डरने की कोई जरूरत नहीं थी कि वह इतने लंबे समय तक अपना फोन बंद रखे।
अब उसे पैसों की जरूरत थी, कोई और रास्ता नहीं था, उसके पास बाघिन के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अचानक जिस हाथ से विराट ने अपना फोन पकड़ा हुआ था वह हाथ कांपने लगा। बाघिन की आवाज़ सुनकर ही उसका दिल कांप उठा। कुछ प्रयास के बाद उसे सेव किया हुआ नंबर पहले स्थान पर मिल गया, क्योंकि यह नोकिया फ़ोन शिया यूकिंग ने उसके लिए खरीदा था। दांत भींचते हुए विराट ने कॉल बटन दबाया। उसे लगा कि उसे बाघिन की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से फ़ोन ने जवाब दिया, क्षमा करें, आपने जो नंबर डायल किया है वह बंद है। अरे नहीं, बाघिन का फ़ोन भी बंद है। विराट को यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने दोबारा नंबर डायल किया, लेकिन वही नंबर आया। बंदर और बाघिन दोनों के फ़ोन बंद थे, वे शायद कोई काम पूरा करने गए होंगे। फ़ोन पर संपर्क न हो पाने और अपना खाता नंबर न पता होने के कारण वह चिकित्सा खर्चों के लिए पैसे कहाँ से लाएगा, यही सबसे अहम समस्या थी। उसी क्षण विराट ने एक बूढ़ी महिला को एक डॉक्टर को सिर हिलाकर और झुककर अभिवादन करते हुए इस दिशा में आते देखा। संभवतः ये व्यक्ति तथाकथित विशेषज्ञ था। कुछ ही देर में बूढ़ी औरत विशेषज्ञ को बुला लाई। रास्ते में मिलने वाली हर नर्स और डॉक्टर ने उस विशेषज्ञ की ओर देखा। मैंने सुना है कि वह ल्यूकेमिया के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पहले भी ल्यूकेमिया का इलाज किया है, वाकई बहुत प्रभावशाली। क्या आप लोगों को इस विशेषज्ञ का नाम पता है? कोई अनुमान नहीं। ये झांग वेन हैं, अविश्वसनीय रूप से कुशल हैं। इन्होंने देश और विदेश में कई चिकित्सा संबंधी शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और ये बहुत प्रसिद्ध हैं। मैंने सुना है कि उन्होंने चिकित्सा विशेषज्ञ यान बेटियन के साथ भोजन भी किया था। अचानक उनके आसपास की युवा नर्सें झांग वेन को प्रशंसा भरी निगाहों से देखने लगी, न केवल उनकी क्षमताओं के लिए बल्कि यान बेटियन को देखकर वे बहुत प्रशंसनीय थी। आखिरकार यान बेटियन एक सच्ची चिकित्सा विशेषज्ञ थी। उस समय झांग वेन घमंड से उस बूढ़ी महिला के बगल में चल रही थी और स्पष्ट रूप से उसे नीचा दिखा रही थी। अगर अपनी छवि बनाए रखने की बात न होती तो वह बहुत पहले ही चले गए होते। वह मिंगचेंग अस्पताल में व्याख्यान देने गए थे, सर्जरी करने नहीं, लेकिन तभी एक बुजुर्ग महिला मंच पर दौड़कर आए और घोषणा की कि उसकी पोती बीमार है। झांग वेन अपनी इज्जत खोना नहीं चाहता था, इसलिए वह सहमत हो गया, भले ही इसके लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ती। झांग वेन जानबूझकर चीजें मुश्किल बना रहा था। बूढ़ी औरत के पहनावे को देखकर, ये जानते हुए कि इसमें बहुत पैसा खर्च होगा, वह निश्चित रूप से चिंतित दिखेगी और भुगतान करने में असमर्थ होगी और वह बच जाएगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से पैसा पर्याप्त था, जिससे झांग वेन हैरान रह गया, इसलिए वह अनिच्छा से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में जब बूढ़ी औरत घोड़े और बैल की तरह काम करने के बारे में बात कर रही थी तो झांग वेन पूरी तरह से चिढ़ गया। क्या उन्हें वाकई उनके लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत थी? अंततः वे वार्ड के दरवाजे तक पहुंच गए। झांग वेन ने विराट को देखा और तुरंत असहज महसूस करने लगी। उसे लगा कि यह मजदूर उस बूढ़ी औरत का रिश्तेदार होगा। अपने विचारों के बावजूद उसे दिखावा बनाए रखना था, इसलिए उसने अपने बगल में बैठी बूढ़ी औरत से कहा, मैंने आपको साफ साफ बता दिया है, इस बार चिकित्सा शुल्क 1 लाख रुपये है। 1 लाख? बूढ़ी औरत के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया, लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो, मैं इसका इंतजाम कर लूंगी। विराट एक तरफ खड़ा था। चलिए अब भुगतान कर देते हैं, झांग वेन ने कहा। बुजुर्ग महिला हिचकिचाते हुए विराट के पास गई। युवक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चिंता मत करो, मैं आपको जरूर चुका दूंगा। विराट के चेहरे पर थोड़ी असहजता झलक रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह न तो बंदर से और न ही बाघिन से संपर्क कर पाएगा, और अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। वह केवल अजीब सी हंसी हंस सका। दादी, मुझे माफ करना, मैं उस व्यक्ति से संपर्क नहीं कर पा रहा हूं जिसके पास मेरा पैसा है। बुजुर्ग महिला कुछ उदास लग रही थी। लेकिन चिंता मत करो, डॉक्टरों में माता पिता जैसी सहानुभूति होती है, बस इसका जिक्र कर दो और सर्जरी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। खैर, दादाजी तो आ ही रहे हैं और हम उन्हें पहले जाने दे सकते हैं। दादाजी के आने के बाद हम भुगतान कर देंगे, विराट ने कहा। फिर वह झांग वेन के पास गया। विराट को आते देख झांग वेन ने कहा, आपने अभी तक भुगतान क्यों नहीं किया? भुगतान हो जाने के बाद हम काम शुरू कर सकते हैं। मेरा समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या पहले शुरुआत करना संभव है? पैसा रास्ते में है और जल्द ही यहाँ पहुँच जाएगा, विराट ने कहा। अचानक झांग वेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, पैसे के बिना आप कौन सी सर्जरी करवाएंगे? क्या आपको सच में नहीं पता कि मैं एक विशेषज्ञ हूँ? क्या मेरा समय कीमती नहीं है? पब फ्यूचर एड्स 13 अध्याय 13। यह मेरे लिए एक मामूली बात है। झांग वेन मन ही मन खुश हुआ। वह तो शुरू से ही सर्जरी करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत मुड़कर जाने का फैसला किया। विराट का चेहरा बिगड़ गया। ये किस तरह का डॉक्टर था? जरा रुकिए, क्या ऐसी कोई कहावत नहीं है कि डॉक्टर के पास माता पिता जैसा दिल होना चाहिए? ये लड़की स्पष्ट रूप से ल्यूकेमिया के शुरुआती चरणों में है। आपके कौशल के साथ उपचार सहज होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि फीस का भुगतान नहीं होगा, बस भुगतान में देरी हो रही है। विराट ने गंभीरता से कहा। शुरुआती चरण? नौजवान, लगता है तुम्हें काफी कुछ पता है, यहाँ तक कि तुम्हें यह भी पता है कि यह ल्यूकेमिया का शुरुआती चरण है। झांग वेन ने ठंडे लहजे में कहा, जब तुम इतने सक्षम हो तो सर्जरी क्यों नहीं करते? आपको मेरी जरूरत किस लिए है? ये पूरी तरह से झंझट भरा काम था। इतने सारे दर्शकों के बीच वह बेहद परेशान महसूस कर रहा था। आजकल ऐसा लगता था कि कोई भी उससे पलटकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। इस समय नर्सों और मरीजों सहित लोग आसपास इकट्ठा होने लगे। जब उन्हें पता चला कि उपस्थित लोगों में से एक झांग वेन थे तो उन सभी ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। उन्हें अभी भी उनका हालिया व्याख्यान स्पष्ट रूप से याद था। इस प्रतिष्ठित व्यक्ति को परेशान करने की हिम्मत किसने की? और जब उन्होंने देखा कि दूसरा व्यक्ति एक मजदूर है तो उनकी आंखों में तिरस्कार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। आजकल इन मजदूरों को क्या हो गया है? इलाज के लिए पैसे न होने के बावजूद इतने बेशर्म क्यों हैं? क्या उन्हें यह नहीं पता कि एक विशेषज्ञ का समय कितना कीमती होता है?
जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, झांगवेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विराट को झांगवेन के प्रति तुरंत घृणा महसूस होने लगी। ये किस तरह का व्यक्ति था? क्या एक डॉक्टर का व्यवहार ऐसा ही होता है? जीवन सबसे अनमोल है, पैसे की क्या कीमत है? ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होना चाहिए, तो तुम इसे क्यों नहीं करोगे? बहुत आसान है ना? मुझे बहुत समय हो गया है जब मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करता हो। क्या आपको पता भी है कि ल्यूकेमिया क्या होता है? क्या आप समझते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? आपके लहजे से ऐसा लगता है मानो आपको सब कुछ पता हो। ऐसे में आप ही मरीज की सर्जरी क्यों नहीं कर देते? मुझे विश्वास है कि अपने कौशल से मैं मिंगचेंग अस्पताल को आपको उपकरण और नर्सें उपलब्ध कराने के लिए निश्चित रूप से राजी कर सकता हूं। अगर ऐसा नहीं है तो बेहतर यही होगा कि आप चुप रहें। अगर आपने पैसे का इंतजाम कर दिया होता तो मैं कार्रवाई कर लेता, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि आपने मरीजों का इलाज करने के मेरे मूड को खराब कर दिया है। तो कृपया एक तरफ हट जाए, मैं जा रहा हूँ। आज रात मैं अपने गुरु यान बेइटियन से मिलने के लिए विमान पकड़ रहा हूँ। झांगवेन ने ठंडे स्वर में कहा। दर्शक हंसे बिना नहीं रह सके। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह मजदूर क्या सोचकर झांगवेन से बहस करने की हिम्मत कर रहा है। अब भले ही उनके पास पैसे हों, फिर भी उन्होंने मरीज का इलाज करने से इनकार कर दिया। बस उनके रोने का इंतजार करो। विराट का चेहरा यान बेइटियन नाम सुनते ही एकदम ठंडा पड़ गया और उसने पूछा, यान बेइटियन से तुम्हारा क्या संबंध है? अपनी जुबान संभाल कर बात करो। क्या यान बेइटियन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप, एक मजदूर, इतनी सहजता से संबोधित कर सकते हैं? क्या अभी अभी आप मेरी बात का खंडन नहीं कर रहे थे? अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं यान बेइटियन का शिष्य हूं, एक चिकित्सा विशेषज्ञ का शिष्य हूं। झांगवेन ने गर्व से कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने सामने बैठे मजदूर के भयभीत चेहरे की एक झलक पहले ही देख ली थी। उसने अनुमान लगाया कि मजदूर उसके संबंध के बारे में सुनकर तुरंत घुटने टेक कर उससे भीख मांगेगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। झांगवेन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया उतना ही ज्यादा उत्साहित होता गया और इस बात से चिढ़ गया कि कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन अपेक्षित स्थिति नहीं बनी। विराट ने जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं उसे बचा लूंगा, विराट ने कहा। मौके पर ही सर्जरी करना एक विकल्प था, लेकिन ये समय की बर्बादी होगी। उस विधि का उपयोग करना बेहतर है। उनकी बात आसपास के लोगों तक पहुंची और लगभग सभी को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। उस मजदूर ने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे ल्यूकेमिया की सर्जरी करेंगे। हे भगवान, मैंने जरूर गलत सुना होगा। नहीं, तुमने नहीं देखा, वह मजदूर बेवकूफ़ है। झांगवेन के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इतना ही नहीं, विराट की बातों से झांगवेन भी हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही वह जोर से हंस पड़ा। एक गौरैया भी फीनिक्स बनने की ख्वाहिश रखती है। एक मजदूर के रूप में आपका एक अच्छा सपना है, आप ल्यूकेमिया का इलाज करने के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं। यह एक सराहनीय विचार है, लेकिन मुझे याद है कि आपके प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने आपको ये कहावत जरूर सिखाई होगी, जब हाथी खेत जोतता है तो गाय मर जाती है। यदि कोई भी मजदूर बीमारियों का इलाज कर सकता तो हमें डॉक्टरों की क्या आवश्यकता होती? मैं अपना परिचय देना भूल गया था। मेरा नाम झांगवेन है। मैंने 10 साल तक ल्यूकेमिया पर शोध किया है और मैं फुली विश्वविद्यालय का स्नातक हूँ, झांगवेन ने व्यंग्यपूर्वक कहा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, झांगवेन ने अपना माथा पीटते हुए कहा, मेरी याददाश्त देखो, मैं हमेशा तुम्हें गहन और रहस्यमयी बातें बताता रहता हूँ। क्षमा चाहता हूँ। तुम एक मजदूर हो, शायद तुमने प्राथमिक विद्यालय से भी स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं की होगी, है ना? सभी जानते थे कि झांगवेन दूसरे आदमी का मजाक उड़ा रहा था, फिर भी किसी को भी यह नहीं लगा कि झांगवेन गलत था। दूसरा पक्ष महज एक मजदूर था जो झांगवेन जैसे अधिकारी को चुनौती दे रहा था। वास्तव में उसे अपनी सीमाओं का अंदाजा नहीं था। ये सब देख रही एक बूढ़ी महिला विराट के बगल में आकर बोली, युवक, जिद्दी मत बनो। वह विशेषज्ञ है, हमसे भी बेहतर। लाइफ आफ्टर फेम वॉजंट व्हाट दे एक्सपेक्टेड। हर ब्यूटी एवरी टाइम किम के ट्रेडेड द रेड कार्पेट फॉर ए स्क्रिप्ट। ब्रेनबेरीज। चलो इसे स्वीकार कर लेते हैं और हार मान लेते हैं। त्यानतियान ने कठिन जीवन जिया है। उसने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था और अब वह इस बीमारी से पीड़ित है। सांस बोलते बोलते बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू भर आए। दादी, निश्चिंत रहिए, यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं त्यानतियान की बीमारी का इलाज करूंगा, विराट ने बूढ़ी औरत को आश्वस्त करते हुए कहा। बुजुर्ग महिला का चेहरा उदास लग रहा था, लेकिन विराट की बातें सुनकर उसमें थोड़ी चमक आ गई। युवक, मैं तुम्हारी बातों से संतुष्ट हूँ। हम त्यानतियान की बीमारी के लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। अगर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है तो वह इसलिए है क्योंकि हम किसान हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। विराट ने बातचीत जारी नहीं रखी, इसके बजाय वह बस मुस्कुराया। फिर उन्होंने झांगवेन की ओर देखा और स्पष्ट और धीमी गति से कहा, चिकित्सा के अपने नैतिक मूल्य होते हैं। एक डॉक्टर के पास माता पिता जैसा दिल होना चाहिए। यदि किसी डॉक्टर में बुनियादी पेशेवर ईमानदारी का भी अभाव है तो उसकी उपलब्धियां कितनी भी महान क्यों न हो, वह खुद को डॉक्टर कहलाने के योग्य नहीं है क्योंकि वह इसके लायक नहीं है। और तुम, झांगवेन, ज्यादा से ज्यादा एक नीम हकीम ही हो। ये शब्द सुनकर झांगवेन का चेहरा बेहद विकृत हो गया। एक मजदूर द्वारा इस तरह से बात किए जाने पर वह क्रोधित हो गया। तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? अगर कर सकते हो तो करो, वरना अपना मुंह बंद रखो, झांगवेन ने पलटवार किया। ठीक है, मैं कर दूंगा, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। एक मजदूर का यह दावा कि वह ल्यूकेमिया का इलाज कर सकता है, जो आसानी से दिन का सबसे बड़ा मजाक बन सकता था। आसपास की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए विराट ने कहना शुरू किया, मुझे उम्मीद है कि इलाज के दौरान कोई भी पास नहीं आएगा। ये सुनकर झांगवेन जोर से हंस पड़ा। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था, आपको जिस भी उपकरण की आवश्यकता हो बस पूछिए, मैं निश्चित रूप से व्यवस्था कर सकता हूँ।
लेकिन मुझे डर है कि आप ही खुद को शर्मिंदा कर लेंगे। मुझे किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, मुझे शांति और सुकून चाहिए। अच्छा होगा अगर कोई मुझे परेशान न करे, आखिर इसे पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, विराट ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आपकी विनती मान लेता हूँ, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आप असफल हुए तो मैं आप पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। बेशक, अगर आप नहीं चाहते कि मैं आप पर मुकदमा करूं, तो आप मेरे सामने घुटने टेककर भीख मांग सकते हैं और स्वाभाविक रूप से मैं आपको बख्शने पर विचार करूंगा। आखिरकार एक डॉक्टर के पास माता पिता जैसा दिल होना चाहिए, झांग वेन ने मुस्कुराते हुए कहा। झांग वेन को देखते हुए विराट का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया और उसने बेपरवाही से कहा, चिंता मत करो, मैं हारूंगा नहीं, आखिरकार मेरे लिए तो यह एक मामूली बात है। 13 यह मेरे लिए एक मामूली बात है। झांग वेन मन ही मन खुश हुआ, वह तो शुरू से ही सर्जरी करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत मुड़कर जाने का फैसला किया। विराट का चेहरा बिगड़ गया, ये किस तरह का डॉक्टर था? जरा रुकिए, क्या ऐसी कोई कहावत नहीं है कि डॉक्टर के पास माता पिता जैसा दिल होना चाहिए? ये लड़की स्पष्ट रूप से ल्यूकेमिया के शुरुआती चरणों में है, आपके कौशल के साथ उपचार सहज होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि फीस का भुगतान नहीं होगा, बस भुगतान में देरी हो रही है। विराट ने गंभीरता से कहा, शुरुआती चरण? नौजवान, लगता है तुम्हें काफी कुछ पता है, यहाँ तक कि तुम्हें यह भी पता है कि यह ल्यूकेमिया का शुरुआती चरण है। झांग वेन ने ठंडे लहजे में कहा, जब तुम इतने सक्षम हो तो सर्जरी क्यों नहीं करते? आपको मेरी जरूरत किस लिए है? ये पूरी तरह से झंझट भरा काम था, इतने सारे दर्शकों के बीच वह बेहद परेशान महसूस कर रहा था। आजकल ऐसा लगता था कि कोई भी उससे पलटकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। इस समय नर्सों और मरीजों सहित लोग आसपास इकट्ठा होने लगे। जब उन्हें पता चला कि उपस्थित लोगों में से एक झांग वेन थे, तो उन सभी ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, उन्हें अभी भी उनका हालिया व्याख्यान स्पष्ट रूप से याद था। इस प्रतिष्ठित व्यक्ति को परेशान करने की हिम्मत किसने की? और जब उन्होंने देखा कि दूसरा व्यक्ति एक मजदूर है, तो उनकी आंखों में तिरस्कार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। आजकल इन मजदूरों को क्या हो गया है? इलाज के लिए पैसे न होने के बावजूद इतने बेशर्म क्यों हैं? क्या उन्हें यह नहीं पता कि एक विशेषज्ञ का समय कितना कीमती होता है? जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, झांग वेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विराट को झांग वेन के प्रति तुरंत घृणा महसूस होने लगी। ये किस तरह का व्यक्ति था? क्या एक डॉक्टर का व्यवहार ऐसा ही होता है? जीवन सबसे अनमोल है, पैसे की क्या कीमत है? ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होना चाहिए, तो तुम इसे क्यों नहीं करोगे? बहुत आसान है ना? मुझे बहुत समय हो गया है जब मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करता हो। क्या आपको पता भी है कि ल्यूकेमिया क्या होता है? क्या आप समझते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? आपके लहजे से ऐसा लगता है मानो आपको सब कुछ पता हो। ऐसे में आप ही मरीज की सर्जरी क्यों नहीं कर देते? मुझे विश्वास है कि अपने कौशल से मैं मिंगचेंग अस्पताल को आपको उपकरण और नर्सें उपलब्ध कराने के लिए निश्चित रूप से राजी कर सकता हूं। अगर ऐसा नहीं है तो बेहतर यही होगा कि आप चुप रहें। अगर आपने पैसे का इंतजाम कर दिया होता तो मैं कार्रवाई कर लेता, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि आपने मरीजों का इलाज करने के मेरे मूड को खराब कर दिया है। तो कृपया एक तरफ हट जाए, मैं जा रहा हूँ। आज रात मैं अपने गुरु यान बेइटियन से मिलने के लिए विमान पकड़ रहा हूँ। झांग वेन ने ठंडे स्वर में कहा। दर्शक हंसे बिना नहीं रह सके, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह मजदूर क्या सोचकर झांग वेन से बहस करने की हिम्मत कर रहा है। अब भले ही उनके पास पैसे हों, फिर भी उन्होंने मरीज का इलाज करने से इनकार कर दिया। बस उनके रोने का इंतजार करो। विराट का चेहरा यान बेइटियन नाम सुनते ही एकदम ठंडा पड़ गया और उसने पूछा, यान बेइटियन से तुम्हारा क्या संबंध है? अपनी जुबान संभाल कर बात करो। क्या यान बेइटियन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप, एक मजदूर, इतनी सहजता से संबोधित कर सकते हैं? क्या अभी अभी आप मेरी बात का खंडन नहीं कर रहे थे? अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं यान बेइटियन का शिष्य हूं, एक चिकित्सा विशेषज्ञ का शिष्य हूं। झांग वेन ने गर्व से कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने सामने बैठे मजदूर के भयभीत चेहरे की एक झलक पहले ही देख ली थी। उसने अनुमान लगाया कि मजदूर उसके संबंध के बारे में सुनकर तुरंत घुटने टेककर उससे भीख मांगेगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। झांग वेन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही ज्यादा उत्साहित होता गया और इस बात से चिढ़ गया कि कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन अपेक्षित स्थिति नहीं बनी। विराट ने जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं उसे बचा लूंगा, विराट ने कहा। मौके पर ही सर्जरी करना एक विकल्प था, लेकिन ये समय की बर्बादी होगी। उस विधि का उपयोग करना बेहतर है। उनकी बात आसपास के लोगों तक पहुंची और लगभग सभी को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। उस मजदूर ने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे ल्यूकेमिया की सर्जरी करेंगे। हे भगवान, मैंने जरूर गलत सुना होगा। नहीं, तुमने नहीं देखा, वह मजदूर बेवकूफ़ है, झांग वेन के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इतना ही नहीं, विराट की बातों से झांग वेन भी हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही वह जोर से हंस पड़ा। एक गौरैया भी फीनिक्स बनने की ख्वाहिश रखती है। एक मजदूर के रूप में आपका एक अच्छा सपना है, आप ल्यूकेमिया का इलाज करने के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं। यह एक सराहनीय विचार है, लेकिन मुझे याद है कि आपके प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने आपको ये कहावत जरूर सिखाई होगी, जब हाथी खेत जोतता है तो गाय मर जाती है। यदि कोई भी मजदूर बीमारियों का इलाज कर सकता तो हमें डॉक्टरों की क्या आवश्यकता होती? मैं अपना परिचय देना भूल गया था। मेरा नाम झांग वेन है। मैंने 10 साल तक ल्यूकेमिया पर शोध किया है और मैं फुली विश्वविद्यालय का स्नातक हूँ, झांग वेन ने व्यंग्यपूर्वक कहा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, झांग वेन ने अपना माथा पीटते हुए कहा, मेरी याददाश्त देखो, मैं हमेशा तुम्हें गहन और रहस्यमयी बातें बताता रहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तुम एक मजदूर हो, शायद तुमने प्राथमिक विद्यालय से भी स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं की होगी, है ना?
सभी जानते थे कि झांग वेन दूसरे आदमी का मजाक उड़ा रहा था, फिर भी किसी को भी यह नहीं लगा कि झांग वेन गलत था। दूसरा पक्ष महज एक मजदूर था जो झांग वेन जैसे अधिकारी को चुनौती दे रहा था। वास्तव में उसे अपनी सीमाओं का अंदाजा नहीं था। ये सब देख रही एक बूढ़ी महिला विराट के बगल में आकर बोली, युवक, जिद्दी मत बनो। वह विशेषज्ञ है, हमसे भी बेहतर। लाइफ आफ्टर फेम wasn't what they expected. Her beauty. Every time Kim K traded the red carpet for a script. Brainberries. चलो इसे स्वीकार कर लेते हैं और हार मान लेते हैं। त्यानतियान ने कठिन जीवन जिया है। उसने कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था और अब वह इस बीमारी से पीड़ित है। सांस बोलते बोलते बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू भर आए। दादी, निश्चिंत रहिए, यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं त्यानतियान की बीमारी का इलाज करूंगा, विराट ने बूढ़ी औरत को आश्वस्त करते हुए कहा। बुजुर्ग महिला का चेहरा उदास लग रहा था, लेकिन विराट की बातें सुनकर उसमें थोड़ी चमक आ गई। युवक, मैं तुम्हारी बातों से संतुष्ट हूं। हम त्यानतियान की बीमारी के लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। अगर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है तो वह इसलिए है क्योंकि हम किसान हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। विराट ने बातचीत जारी नहीं रखी, इसके बजाय वह बस मुस्कुराया। फिर उन्होंने झांग वेन की ओर देखा और स्पष्ट और धीमी गति से कहा, चिकित्सा के अपने नैतिक मूल्य होते हैं। एक डॉक्टर के पास माता पिता जैसा दिल होना चाहिए। यदि किसी डॉक्टर में बुनियादी पेशेवर ईमानदारी का भी अभाव है तो उसकी उपलब्धियां कितनी भी महान क्यों न हो, वह खुद को डॉक्टर कहलाने के योग्य नहीं है क्योंकि वह इसके लायक नहीं है। और तुम, झांग वेन, ज्यादा से ज्यादा एक नीम हकीम ही हो। ये शब्द सुनकर झांग वेन का चेहरा बेहद विकृत हो गया। एक मजदूर द्वारा इस तरह से बात किए जाने पर वह क्रोधित हो गया। तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? अगर कर सकते हो तो करो, वरना अपना मुंह बंद रखो। झांग वेन ने पलटवार किया। ठीक है, मैं कर दूंगा, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। एक मजदूर का यह दावा कि वह ल्यूकेमिया का इलाज कर सकता है, जो आसानी से दिन का सबसे बड़ा मजाक बन सकता था। आसपास की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए विराट ने कहना शुरू किया, मुझे उम्मीद है कि इलाज के दौरान कोई भी पास नहीं आएगा। ये सुनकर झांग वेन जोर से हंस पड़ा। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था, आपको जिस भी उपकरण की आवश्यकता हो बस पूछिए, मैं निश्चित रूप से व्यवस्था कर सकता हूँ। लेकिन मुझे डर है कि आप ही खुद को शर्मिंदा कर लेंगे। मुझे किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, मुझे शांति और सुकून चाहिए। अच्छा होगा अगर कोई मुझे परेशान न करे, आखिर इसे पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, विराट ने जवाब दिया। ठीक है, मैं आपकी विनती मान लेता हूँ, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आप असफल हुए तो मैं आप पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। बेशक, अगर आप नहीं चाहते कि मैं आप पर मुकदमा करूं, तो आप मेरे सामने घुटने टेककर भीख मांग सकते हैं और स्वाभाविक रूप से मैं आपको बख्शने पर विचार करूंगा। आखिरकार एक डॉक्टर के पास माता पिता जैसा दिल होना चाहिए, झांग वेन ने मुस्कुराते हुए कहा। झांग वेन को देखते हुए विराट का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया और उसने बेपरवाही से कहा, चिंता मत करो, मैं हारूंगा नहीं। आखिरकार मेरे लिए तो यह एक मामूली बात है। 14 अध्याय 14 सुनहरा रक्त, कृपया वोट करें। 14 अध्याय 14 सुनहरा रक्त, कृपया वोट करें। विराट ने बोलना समाप्त किया और तुरंत ही उनके शब्दों ने आसपास के सभी लोगों को हंसा दिया। बिना उपकरणों के ल्यूकेमिया की सर्जरी करना, वे सफलता का सपना ही देख रहे होंगे। झांग वेन और भी जोर से हंसा, उसकी छाती लगभग उसकी पीठ से चिपक गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी सभी शर्तें मान लेता हूँ। अब मुझे सभी से अनुरोध है कि वे वार्ड से दूरी बनाए रखें, विराट ने आगे कहा। ठीक है, आपको मिल गया, झांग वेन ने भीड़ की ओर मुड़ने से पहले कहा। सभी लोग पीछे हट जाएं। यहाँ मौजूद कर्मचारी ल्यूकेमिया के मरीज की सर्जरी करने वाला है, कोई कहीं नहीं जाएगा। चलिए हम सब उसके तरीके देखते हैं, शायद हम कुछ सीख सकें। इसका निहितार्थ बिल्कुल स्पष्ट था, वे विराट को मूर्ख साबित करने के लिए फंसा रहे थे। बेशक कुछ नर्स और डॉक्टर झांग वेन की बात सुनने को तैयार थे। आखिरकार वह एक विशेषज्ञ थे, एक ऐसी हस्ती थे जिनकी वे सभी अपने जीवनकाल में प्रशंसा करते थे। वे वहीं रुककर मजाक को होते हुए देखने लगे, क्योंकि उस समय उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। बूढ़ी दादी तुरंत चिंतित हो गईं, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। कोई विकल्प या पैसा न होने और विशेषज्ञ द्वारा सर्जरी से इनकार करने के बाद उसने विराट की दृढ़ आंखों के बारे में सोचा और उस पर भरोसा करने का फैसला किया। शायद इस युवक के पास कोई उपाय हो और थोड़ी सी दर्द से राहत भी उसके लिए काफ़ी होगी। जैसे ही झांग वेन ने आवाज़ लगाई, अन्य विभागों के लोगों सहित खाली बैठे लोग वहां आ गए। वे सभी झांग वेन के सामने अपनी शान दिखाना चाहते थे। उन्हें पूरी कहानी का पता नहीं था, लेकिन दूसरों से स्पष्टीकरण सुनने के बाद उन्होंने विराट को अपनी निगाहों में तिरस्कार के साथ देखा। आजकल मजदूरों को क्या हो गया है, वे सोचते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं। विराट ने बिना कुछ कहे झांग वेन की ओर देखा और वार्ड में प्रवेश करने के लिए मुड़ गया। ये देखकर झांग वेन का चेहरा और भी उग्र हो गया। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो, मैं वाकई देखना चाहता हूं कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। आप कहते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो फिर आप क्या हैं? एकदम निकम्मा कर्मचारी। हाँ, एक मजदूर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करता है। अगर वो ल्यूकेमिया ठीक कर सकते हैं तो मैं ये मेज खा जाऊंगा। झांग वेन के करीब आने की कोशिश में एक पुरुष डॉक्टर ने दूर रखी एक आयताकार मेज की ओर इशारा करते हुए उसकी जमकर चापलूसी की। अन्य लोगों ने भी झांग वेन की प्रशंसा करते हुए कहा, ल्यूकेमिया विशेषज्ञ के सामने इस तरह बात करना, यह आदमी वास्तव में बेवकूफ़ है। क्या वह ये जानने की कोशिश नहीं करता कि विशेषज्ञ झांग कौन है? एक के बाद एक झांग वेन जोर से हंस पड़ी। विराट ने वार्ड में प्रवेश किया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। वह धीरे धीरे त्यानतियान के बिस्तर के पास गया और उस छोटी बच्ची के पीले पड़े चेहरे को देखने लगा। उसी क्षण त्यानतियान भी जाग उठी। उसने अपनी आंखें खोली तो विराट को देखा और कमजोर आवाज में पुकारा, भाई, क्या तुमने मेरी दादी को देखा है?
विराट मुस्कुराई। छोटी बहन, चिंता मत करो, दादी बाहर इंतजार कर रही हैं। भाई, तुम कितने सुंदर हो, त्यानतियान ने विराट की ओर देखते हुए कहा। छोटी बच्ची, तुम्हारी नज़र बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो एक खेल खेलते हैं, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, मैंने इतने लंबे समय से गेम नहीं खेले। त्यानतियान बहुत उत्साहित और उत्सुक लग रही थी। ठीक है, मैं नियम समझा देता हूँ। एक पल में आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें मत खोलना और चिल्लाना मत। अगर तुम 3 मिनट तक रुक सकते हो तो भाई तुम्हें एक सरप्राइज देगा, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में भाई, जल्दी शुरू करते हैं। त्यानतियान ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। शाबाश, बस ऐसे ही, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। विराट ने त्यानतियान के सिर को छुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। फिर उसने उसे छोड़ दिया, एक कदम पीछे हट गया, अपनी तर्जनी उंगली अपने होठों पर रखी और उसे दांतों से काट लिया। त्वचा फट गई और उसमें से चमकीला सुनहरा खून निकला। सुनहरा रक्त। ये सुनहरा रक्त विराट द्वारा अनाम तकनीक का अभ्यास करने के बाद ही प्रकट हुआ था। उस वर्ष अनाम तकनीक सीखने के बाद वह पूरी तरह से बदल गया था और एक सामान्य व्यक्ति से अलग दिखने लगा था। वह एक ही छलांग में 3 मीटर की छलांग लगा सकता था और उसकी शारीरिक स्थिति बेहद मजबूत और अविनाशी थी, मानो उसने गोल्डन बेल शील्ड का अभ्यास किया हो। विराट ने अपने शरीर में आए बदलावों को देखने के बाद खुद को चाकू से काटने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि साधारण ब्लेड उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। उसे खुद को चोट पहुंचाने का एकमात्र कारण वह स्वयं ही था, क्योंकि उसके दांत अभी भी उसकी त्वचा को भेद सकते थे। लेकिन असल में चौंकाने वाली बात यह नहीं थी, बल्कि विराट का खून था। एक बार जब उसे रक्तस्राव हुआ तो वह ये देखकर चौंक गया कि उसका खून तरल सोने जैसा था। बाद में उन्होंने एक आश्चर्यजनक खोज की। ये रक्त हर तरह की बीमारियों को ठीक कर सकता था और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। एक बार एक मिशन के दौरान बाघिंजिया यूकिंग गंभीर रूप से घायल हो गई थी। संयोगवश विराट का खून उसके घावों के संपर्क में आ गया और सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उसके घाव थोड़े ही समय में पूरी तरह से ठीक हो गए, मानो उसे कभी चोट लगी ही न हो। उसी समय से विराट को यह एहसास हुआ कि उसका खून और भी अधिक कीमती है। वह अपने रक्त का उपयोग दूसरों को बचाने के लिए कर सकता था, लेकिन विराट अक्सर दूसरों के सामने इस क्षमता का प्रदर्शन नहीं करता था। यह हद से ज़्यादा नियमों को तोड़ने वाला था और अंततः अगर दूसरों को पता चल जाए तो अलग होना अच्छा नहीं होता। अब वह इसका इस्तेमाल तभी करेगा जब कोई बेहद जरूरी स्थिति हो। उस समय अपनी आंखें बंद किए हुए त्यानतियान मुस्कुराए और विराट से पूछा, भाई, क्या मैं अब अपनी आंखें खोल सकती हूँ? अभी नहीं, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, विराट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर त्यानतियान के पास जाकर अपनी उंगली उसके मुंह के पास रखी और अपना खून बहने दिया। गोल्डन ब्लड अमूल्य था। ड्रिप ड्रॉप, एक बूंद त्यानतियान के मुंह में गिरी। आंखें बंद किए हुए त्यानतियान को कुछ अलग सा महसूस हुआ। भाई, यह क्या है? यह इतना मीठा क्यों है? मिठाई। विराट ने कभी अपना खून नहीं चखा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका स्वाद ऐसा होगा। एक बूंद ही किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए काफी थी। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और आश्चर्यजनक रूप से उसकी उंगली पर लगा घाव ऐसे ठीक हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। जैसे ही ताज़ा खून त्यानतियान के मुंह में पहुंचा, उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। बहुत गर्मी है भाई, आंखें बंद रखो, सब ठीक है, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा, विराट ने कहा। फिर उसने त्यानतियान के लिए निगरानी उपकरण को देखा। जो बत्तियां असामान्यताएं दिखा रही थीं, वे अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। इसने काम किया। जब रोशनी सामान्य हुई तो इसका मतलब था कि त्यानतियान के अंदर मौजूद वायरस पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उसी समय उसे ढकने वाली प्रकाश की परत भी धीरे धीरे गायब हो गई। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो, विराट ने कहा। तभी त्यानतियान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब वह कमजोर नहीं दिख रही थी, बल्कि जीवन शक्ति से भरपूर लग रही थी। मैं ठीक हो गया हूँ, त्यानतियान ने अविश्वास से अपने हाथों को देखा। बुखार चला गया, सिरदर्द चला गया, थकान चली गई, सब कुछ। उसने कंबल झटक दिया और ऊर्जा से भरपूर होकर बिस्तर पर खड़ी हो गई। क्या मैं ठीक हो गया हूँ? तुम्हें ये सरप्राइज कैसा लगा? विराट ने मुस्कुराते हुए हंसमुख छोटी बच्ची से कहा। विराट को देखकर त्यानतियान को एहसास हुआ कि इसे ही तो सरप्राइज कहते हैं। वह उत्साह से विराट की ओर दौड़ी, उसे कसकर गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। धन्यवाद भाई, आप मेरे जीवन रक्षक हैं। कोई परेशानी नहीं, विराट ने हंसते हुए कहा। उसके मन में एक विचार आया और उसने जल्दी से त्यानतियान का हाथ पकड़ा, दरवाजा खोला और बाहर जाने की तैयारी करने लगा। पब फ्यूचर एड्स 15 अध्याय 15 यान बेटियन के साथ एक कॉल, कृपया अनुशंसा करें, कृपया संग्रह करें। 15 अध्याय 15 यान बेटियन के साथ एक कॉल, कृपया अनुशंसा करें, कृपया संग्रह करें। और ठीक इसी क्षण वार्ड के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। उस बूढ़ी औरत को छोड़कर हर कोई विराट की शर्मिंदगी देखने का इंतजार कर रहा था। एक मजदूर का ल्यूकेमिया का इलाज करने का विचार ही कितना चौंकाने वाला था। बुजुर्ग महिला वार्ड के दरवाजे को घूर रही थी। उसका दिल उथल पुथल से भरा था। उसने सफलता के लिए अनगिनत बार प्रार्थना की थी। इस बीच झांगवेन ने इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि पास में मौजूद डॉक्टरों और नर्सों के एक समूह को अपने पिछले काम के बारे में समझा रहे थे। क्या आप जानते हैं, ल्यूकेमिया का अध्ययन करने के लिए मैंने कई ल्यूकेमिया रोगियों को देखा है। उनकी जान बचाने के लिए एक बार मैं लगातार 72 घंटे तक नहीं सोया था और अंत में मैं एक मरीज की जान बचाने में कामयाब रहा। क्या आप जानते हैं, उस मरीज का परिवार बहुत पीड़ा में था। उन्हें देखकर मुझे उन पर दया आ गई। लेकिन जब मैंने उसके ठीक होने के बाद उसके चेहरे पर खुशी देखी तो मुझे भी खुशी हुई। मैं एक डॉक्टर हूं और उसे ठीक होते देखकर मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी हुई। विशेषज्ञ झांग ने वाकई बहुत मेहनत की है, इसीलिए तो उनकी सफलता में कोई आश्चर्य नहीं, एक डॉक्टर ने कहा। यह कहानी सभी को ये याद दिलाने के लिए है कि कड़ी मेहनत का फल जरूर मिलता है।
मैं आपको एक खबर दे सकता हूँ, पूरे जुबान काउंटी में मैं ल्यूकेमिया अनुसंधान में निस्संदेह अग्रणी व्यक्ति हूँ। झांग वेन ने शेखी बघारते हुए कहा। उसके आसपास मौजूद नर्सें आश्चर्य से हौन फुटीं। विशेषज्ञ झांग, आप सचमुच अद्भुत हैं। झांग वेन को लगा कि यह काफ़ी नहीं है और उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, जिससे वह और भी अधिक उत्साही दिखने लगा। युवाओं, जब तक आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, भविष्य में आप मेरी उपलब्धियों को भी पार कर सकते हैं। ये तो लगभग एक छोटा सा व्याख्यान ही था, लेकिन ठीक उसी क्षण वार्ड का दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। सभी की निगाहें तुरंत उस दिशा में मुड़ गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने मजदूर के निराश और हताश हावभाव को पहले ही भांप लिया था, क्योंकि केवल 10 मिनट ही बीते थे। ये देखकर बूढ़ी औरत की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने सीने पर हाथ कहाँ रखे। उसी क्षण विराट सबसे पहले बाहर निकला। झांग वेन विजयी भाव से उसके पास तेजी से पहुंचा और बोला, कैसा रहा मजदूर, इतनी जल्दी बाहर आ गए? अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। क्या तुम अभी अभी बहुत अकड़ नहीं दिखा रहे थे? आपने इतनी जल्दी हार क्यों मान ली? तुरंत ही झांग वेन का साथ दे रहे सभी डॉक्टर जोर से हंस पड़े। विराट को ऐसे देखने लगे मानो वह कोई मजाक हो, और दबी आवाज में उपहास भरी बातें फुसफुसाने लगे, जिनमें से ज्यादातर अपमानजनक थीं। लेकिन विराट को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने झांग वेन की ओर देखा और कहा, 10 मिनट, और इसे पूरा करने में इतना समय लग गया? ये तो वाकई बहुत धीमा है। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, झांग वेन को लगा कि वे शेखी बघार रहे हैं, और जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाले थे, उसी क्षण एक युवती खुशी से वार्ड से बाहर निकल आई। अचानक सबके चेहरे के भाव बिगड़ गए। आखिर चल क्या रहा था? वह युवती स्वभाव से ही त्यान थी। वह बाहर आए और तुरंत अपनी दादी को देखा। दादी माँ, मैं ठीक हो गया हूँ। पहले से ही घबराई हुई वह बूढ़ी महिला दरवाजा खुलने पर और भी ज्यादा चिंतित हो गई थी, लेकिन अपनी पोती को उछलते कूदते बाहर आते देख उसे पता चल गया कि वे सफल हो गए हैं, और वह खुशी के आंसू नहीं रोक सकी। त्यानतियान दौड़कर गई और अपनी दादी के गले लग गई। बुजुर्ग महिला ने अपनी पोती को पूरे स्नेह से गले लगाया। ये दृश्य देखकर विराट अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह बूढ़ी औरत के पास गया और बोला, दादी, त्यानतियान की बीमारी अब ठीक हो गई है। विराट को देखकर बूढ़ी औरत और भी भावुक हो गई और जल्दी से घुटने टेकने की कोशिश करते हुए बोली, युवक, अब से मेरा जीवन तुम्हारा है, तुमने हमारे खजाने को बचा लिया है। दादी, घुटने मत टेकिए, इससे मेरी जिंदगी छोटी हो जाएगी। विराट ने कहा। ये सोचकर बूढ़ी औरत जल्दी से खड़ी हो गई, हंसते रोते बोली, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विराट ने झट से हाथ हिलाकर बात टाल दी। जब वे तीनों खुशी खुशी बातें कर रहे थे, तब बाकी सभी लोग पूरी तरह से हैरान थे। क्या मजदूर सचमुच सफल हो गया था? यह असंभव था, अभी तो केवल 10 मिनट ही बीते थे। उस पुरुष ने ये कैसे किया? उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस चंचल और फुर्तीली युवती ने उन्हें यकीन दिलाने में कामयाबी हासिल कर ली। झांग वेन वहां अवाक खड़ा रहा। उसे अपने सामने का दृश्य देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। एक मजदूर ल्यूकेमिया का इलाज कर रहा है, और वह भी सफलतापूर्वक। ये तो नकली ही होगा। जी हाँ, नकली। जिस डॉक्टर ने कहा था कि अगर विराट सफल हो गया तो वह एक मेज खा जाएगा, वह अब चुपचाप अपना सिर झुका रहा था। और जिन लोगों ने पहले विराट की बुराई की थी, उन्होंने अब अपने मुंह बंद कर लिए थे। यह नकली ही होना चाहिए, नकली। झांग वेन खुद को दिलासा देता रहा। विराट मुड़ा, झांग वेन के पास गया और बोला, मैं सफल हो गया हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सफल नहीं हुए। उस लड़की के शरीर में अभी भी श्वेत रक्त कोशिकाएं मौजूद होनी चाहिए। ल्यूकेमिया बहुत ही चालाक होता है, इसे खत्म करने का कोई तरीका नहीं था। झांग वेन ये बात स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि स्वीकार करने का मतलब अपनी अक्षमता को स्वीकार करना होता। हे, तुम सचमुच डॉक्टर बनने के लायक नहीं हो, विराट ने ठंडे लहजे में कहा। झांग वेन तुरंत गुस्से से भड़क उठी। मैं कहती हूँ कि तुमने उसका इलाज नहीं किया। मैं विशेषज्ञ हूँ, मैं सही हूँ। विशेषज्ञ? तो क्या हुआ? विराट ने पलटवार करते हुए कहा। ठीक है, आपने पहले जो कहा था, आपने यान बेइटियन को अपना क्या बताया था? जैसे ही झांग वेन ने यान बेइटियन के बारे में बात करना शुरू किया, उसने तुरंत फिर से अपनी छाती फुला ली और कहा, मैं आपको सलाह देता हूं कि थोड़ा और विनम्र रहें। मास्टर यान कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्हें आप अपनी मर्जी से बुला सकते हैं। ओह! विराट ने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि सीधे अपना नोकिया फ़ोन निकाला और संपर्क सूची में नंबर खोजना शुरू कर दिया। उसने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन नंबर नहीं मिला। बचाया नहीं गया। वह यान बेइटियन का नंबर ढूंढ रहा था, लेकिन वह बात वहां नहीं थी। पिछली बार यान बेइटियन ने विराट से इसे याद रखने की विनती की थी, लेकिन विराट ने फिर भी इनकार कर दिया। क्या आपके पास यान बेइटियन का नंबर है? विराट ने झांग वेन से सीधे पूछा। ये सुनकर झांग वेन तुरंत हंस पड़ी। किस लिए? तुम्हें ओल्ड यान का नंबर चाहिए? बेशक, फोन करने के लिए। विराट ने चिढ़कर जवाब दिया। तुम जो खुद को ओल्ड यान कहते हो, खुद को समझते क्या हो? झांग वेन ने कहा, बस मुझे दे दो, मैं किसी भी तरह से इसे पार कर लूंगा। विराट ने कहा, हाँ, बूढ़ा यान इतना व्यस्त है, तुम्हें लगता है कि तुम उससे बात कर पाओगे? क्या मजाक है? जब मैं बूढ़े यान को फोन करता हूँ, तब भी वो हमेशा फोन नहीं उठाते। तुम खुद को समझते क्या हो? झांग वेन ने व्यंग्य से कहा। व्यस्त? विराट को ऐसा नहीं लगा। पिछली बार जब वह बूढ़ा आदमी उसके साथ ऑनलाइन शतरंज खेल रहा था, तब वह बिल्कुल भी व्यस्त नहीं लग रहा था। तो मुझे नंबर दो, विराट ने कहा। जरूर, तुम इसे ले लो, उसे फोन करो। हाँ, अपने रूप रंग से सोचते हो कि तुम बूढ़े यान से बात कर लोगे, ये तो बस ख्वाब देखना है। झांग वेन ने इसे अपनी जेब से निकाला। तो उसे फोन करो और बताओ कि विराट नाम का कोई व्यक्ति उसे ढूंढ रहा है, उससे कहो कि वह मुझे फोन करे। विराट ने कहा। यह सुनकर झांग वेन ने तुरंत उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम गुरु की तलाश कर रहे हो? हाँ, ये तो वाकई मजेदार लगता है। ये सुनकर कि चिकित्सा अधिकारियों से बात होने वाली है, आसपास के सभी डॉक्टर और नर्स चारों ओर जमा हो गए।
उनकी प्रतिक्रिया देखकर झांग वेन के चेहरे पर संतोष का भाव आ गया। कॉल होने दो, बस आसपास के सभी लोगों की आंखें खोलने के लिए। फिर गर्व से उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, यान बेटियन के नाम से चिन्हित संपर्क ढूंढा और फ़ोन को अपने कान से लगाने से पहले सावधानीपूर्वक कॉल बटन दबाया। ध्यान से सुनो और चिकित्सा विशेषज्ञ मास्टर यान की बात को ध्यान से सुनो। ये सुनकर आसपास के डॉक्टर और नर्स और भी करीब आ गए। फिर झांग वेन ने विराट की ओर विजयी भाव से देखते हुए कहा, तुम भी यहाँ आओ, आवाज़ सुनो, फिर जब तुम अपने गाँव वापस जाओगे तो ये तुम्हारे लिए जीवन भर गर्व करने के लिए काफ़ी होगा। विराट ने बस मुस्कुरा दिया। उसी क्षण फ़ोन डू 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 की आवाज़ के साथ बजने लगा। कुछ ही समय बाद इसे उठा लिया गया। झांग वेन बेहद सम्मानजनक हो गया, मानो वह बिल्कुल अलग ही व्यक्ति बन गया हो। बूढ़े यान, ये झांग वेन है। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज़ आई। झांग वेन, क्या आप क्या कर रहे हो? झांग वेन ने जल्दी से कहा, ल्यूकेमिया पर शोध तो मैं ही कर रहा हूँ। ओह, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। हे वृद्ध यान, एक चिकित्सा विशेषज्ञ होने के नाते आपके पास सोचने के लिए बहुत कुछ होता है, आप उन चीज़ों को कैसे याद रख सकते हैं? हाँ, झांग वेन, ठीक है, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, मुझे फ़ोन रखना होगा। ज़रूर, फिर मैं आपसे किसी और दिन सलाह ले लूँगा। झांग वेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आसपास के लोग झांग वेन को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई देवता हो, क्योंकि किसी चिकित्सा विशेषज्ञ से इस तरह बात कर पाना अविश्वसनीय था। उनकी निगाहें महसूस करते हुए झांग वेन को अचानक विराट की पहले कही बात याद आ गई और उसने आगे कहा, बस एक पल रुकिए, ओल्ड यान, विराट नाम का एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, क्या आप उससे बात करना चाहेंगे? ऐसा करके वह विराट को अपमानित करना चाहता था। इतना अहंकार दिखाना, ओल्ड यान का नंबर मांगना, अपनी हदें न जानना। बस इतना कह देना कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। झांग वेन के चेहरे पर मुस्कान और भी खिल उठी। तो चिंता मत करो, तुम्हारा छात्र अब फ़ोन काट देगा। रुको, तुमने उस व्यक्ति का नाम क्या बताया था? फ़ोन के दूसरी तरफ से एक चिंतित आवाज़ आई। तांग जोंग, तांग यानी तांग राजवंश वाला जोंग, नए सिरे से शुरुआत करने वाला जोंग। ओल्ड यान, क्या आप उसे जानते हैं? झांग वेन ने गंभीरता से कहा। जल्दी जल्दी करो, उसे फ़ोन दो, मैं उस बच्चे से बात करना चाहता हूँ। फ़ोन से और भी अधिक चिंतित आवाज़ आई। झांग वेन के चेहरे पर थोड़ी सी अप्रियता झलकने लगी। बूढ़े यान का इससे क्या मतलब था? शायद उसने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है, ऐसा ही होना चाहिए। अन्य डॉक्टर और नर्स भी स्तब्ध रह गए, उन्हें लगा कि शायद ये गलत पहचान का मामला है। इसके बाद झांग वेन ने फ़ोन विराट को दे दिया। विराट ने फ़ोन उठाया और सीधे कहा, बूढ़े साहब, शतरंज खेलने में व्यस्त हैं क्या? क्या आपके पास मेरे साथ एक गेम खेलने का समय है? 16 अध्याय 16 क्या उस बूढ़े आदमी के चिकित्सीय कौशल वाकई इतने अच्छे हैं? 16 अध्याय 16 क्या उस बूढ़े आदमी के चिकित्सीय कौशल वाकई इतने अच्छे हैं? कुछ ही देर में फ़ोन के दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। टैंक, क्या सचमुच तुम ही हो? तुम्हें क्या लगता था कि और कौन हो सकता है? विराट ने हंसते हुए कहा। ये दृश्य, जिसे बाकी सभी ने देखा, उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया और वे लगभग अपना मुंह खुला का खुला छोड़ बैठे। यह आश्चर्यजनक था। क्या वाकई फ़ोन के दूसरी तरफ यान बेटियन है? झांग वेन वहां अवाक खड़ी थी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। यह आदमी वास्तव में ओल्ड यान को जानता था और वे दोनों काफ़ी परिचित प्रतीत होते थे। यह असंभव था, एक मजदूर ओल्ड यान को कैसे जान सकता है? आसपास मौजूद अन्य डॉक्टर और नर्सें तो और भी ज़्यादा हैरान थे। अगर झांग वेन और फ़ोन पर बात कर रहे व्यक्ति के बीच पहले हुई बातचीत न होती तो वे इस बात पर विश्वास करने की हिम्मत भी नहीं करते। यान बेटियन कब से एक मजदूर को जानने लगी? और ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी नहीं था। जब झांग वेन पहले ओल्ड यान से फ़ोन पर बात कर रही थी, तब ओल्ड यान ने कहा था कि वह बहुत व्यस्त है और उसके पास दूसरों से निपटने का समय नहीं है। लेकिन अब वह एक मजदूर के साथ खुशी खुशी बातें कर रहा था और उसका रवैया पूरी तरह बदल गया था। झांग वेन के सामने वह एक अजनबी की तरह था, लेकिन इस मजदूर के साथ उसने ऐसा व्यवहार किया मानो वे पुराने दोस्त हों। आखिर दुनिया में हो क्या रहा है? इसी बीच विराट अभी भी यान बेटियन से फ़ोन पर बात कर रहा था। टैंक, तुम इस समय कहाँ हो? रुको, तुम जुबान देश में हो, तुम वापस अपने देश आ गए हो। दूसरी तरफ से आश्चर्यचकित आवाज़ आई। हाँ, मैं कुछ मामलों की वजह से वापस लौटा हूँ, विराट ने कहा। तुम, ये आदमी, मुझे निराश कर रहे हो। देश वापस आकर भी इस बूढ़े आदमी से मिलने तक नहीं आया। क्या इसका कारण यह है कि मैं शतरंज में हमेशा तुमसे हार जाता हूँ? मैं आपको बता दूं, मैंने अपने शतरंज कौशल में काफ़ी सुधार किया है। आप शुवानजिंग शहर आकर मुझे क्यों नहीं ढूंढ लेते, या आप मुझे अपना पता दे दीजिए, मैं आपको ढूंढने आ जाऊंगा। फ़ोन पर आवाज़ आए, तुरंत ही आश्चर्य की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। आसपास मौजूद डॉक्टर और नर्स एक बार फिर स्तब्ध खड़े रह गए। चिकित्सा अधिकारी दरअसल व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से मिलने और उसके साथ शतरंज खेलने जा रहे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। पूरे शुवान देश में कितने लोग यान बेटियन से मिलना चाहते थे, चाहे उनका रुतबा कितना भी ऊंचा क्यों ना हो। अगर ओल्ड यान ने कहा कि वह किसी से नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब था कि वह नहीं मिलेगा। लेकिन अब बूढ़ा यान कह रहा था कि वह एक मजदूर की तलाश में जाएगा। ये सच नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। झांग वेन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे अपनी सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विराट को देखकर उसे इस आदमी की पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। देखने में तो वह स्पष्ट रूप से एक मजदूर ही लग रहा था। यान बेटियन को जानने का मतलब था कि आप या तो अमीर थे या कुलीन, या तो कोई बड़ा आदमी थे या सत्ता में कोई व्यक्ति, निश्चित रूप से कोई मजदूर नहीं। विराट फ़ोन पर बात करते हुए झांग वेन पर नजरें गड़ाए रहे और बोले, ओह वैसे बूढ़े आदमी, मुझे आपको कुछ और भी बताना है। टैंग, अगर कुछ है तो सीधे सीधे बता दो, जवाब आया। ल्यूकेमिया का अध्ययन करने वाले झांग वेन, मैंने सुना है कि आपने उन्हें अपना छात्र स्वीकार कर लिया है।
विराट ने कहा, नहीं, मैंने उसे अपना छात्र नहीं बनाया था। मुझे नहीं पता कि उसे मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला। वह मुझे हर रोज़ फ़ोन करके परेशान करता है और मुझसे उसे छात्र के रूप में लेने के लिए कहता है। लेकिन यह आदमी वाकई दृढ़ निश्चयी है। मैंने उसे एक मौका देने का फैसला किया। रुको, टैंक, तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? ओह, आप मुझे झांग वेन के फ़ोन से कॉल कर रहे हैं। क्या आप उसे जानते हो? अगर वह आपका दोस्त है तो मैं उसे अभी छात्र के रूप में दाखिला दे दूंगा। नहीं, उस जैसे व्यक्ति को डॉक्टर कहलाने का हक नहीं है। मैं उसे अब और चिकित्सा का अभ्यास करते हुए नहीं देखना चाहता। फिर विराट ने त्यान से जुड़ी पूरी घटना का ब्यौरा दिया। ऐसा व्यक्ति खुद को डॉक्टर कहता है और चिकित्सा नैतिकता का पालन करने का दावा करता है। उस व्यक्ति की चिकित्सीय नैतिकता कैसी है जो पैसे न मिलने पर सर्जरी करने से इनकार कर देता है? मैंने लगभग गलत अनुमान लगा लिया था। चिंता मत करो टैंक, मैं इसका ख्याल रखूंगा। फ़ोन से गुस्से भरी आवाज़ आई। मैंने और कुछ नहीं मांगा था, बस यही मांगा था, विराट ने कहा। इंतज़ार, हमें अक्सर बात करने का मौका नहीं मिलता। और हाँ, आप इस बूढ़े आदमी से मिलने कब जा रहे हैं? मैं समय मिलने पर आऊँगा। और हाँ, इस बार मेरी वापसी को गुप्त रखना, किसी और को मत बताना। विराट ने आगे कहा, ठीक है, मैं समझ गया। अब फ़ोन झांग वेन को वापस दे दो, मुझे उससे कुछ कहना है। ज़रूर। विराट ने फिर फ़ोन झांग वेन को दे दिया। झांग वेन पूरी तरह से स्तब्ध होकर स्थिर खड़ी थी। विराट द्वारा फ़ोन सौंपे जाने पर उसने झट से मुस्कुराते हुए कहा, हेलो ओल्ड यान। अपना मुंह बंद करें, तुम मुझे उस नाम से पुकारने के लायक नहीं हो। भुगतान न मिलने पर इलाज से इनकार करने वाले झांग वेन, आपने वास्तव में डॉक्टरों के पेशे को कलंकित किया है। आपकी चिकित्सा संबंधी नैतिकता कहाँ है? यान बेइटियन ने फ़ोन पर कहा। बुरा यान, मैं। झांग वेन घबराहट से पसीना पसीना हो गया। अब से मुझसे संपर्क मत करना और मैं तुम्हें छात्र के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। अलविदा। कॉल समाप्त हो गई और डायल टोन सुनाई दी। झांग वेन वहीं खड़ा था, उसके हाथ में फ़ोन था। यान बेइटियन के शब्द उसके कानों में अचानक बिजली गिरने की तरह गूंज रहे थे। उनके लिए यह बेहद दुखद घटना थी। चिकित्सा क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया था। अगर वह यान बेइटियन का छात्र बन जाता तो वह एक सर्जरी के लिए मोटी रकम वसूल सकता था। पिछले कुछ दिनों में उम्मीद जगी थी, लेकिन अब वह सब खत्म हो गई है। तभी झांग वेन का फ़ोन फिर बज उठा। जैसे ही उसने जवाब दिया, झांग वेन, आपको अब हमारे चिकित्सा संघ में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। यह आर्याहाई शहर के एक मेडिकल एसोसिएशन से आया था, जिसमें शामिल होने के लिए झांग वेन ने बहुत प्रयास किए थे और अब अध्यक्ष उन्हें फ़ोन कर रहे थे। झांग वेन पूरी तरह से स्तब्ध रह गए और उन्होंने जल्दी से कहा, अध्यक्ष महोदय, क्या हो रहा है? जब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आप मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हैं? लेकिन कॉल पहले ही कर चुकी थी। कुछ ही देर बाद फ़ोन फिर बज उठा। झांग वेन, आपका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसलिए अगर हमें पता चलता है कि आप अवैध रूप से चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हैं तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। झांग वेन बहस करना चाहता था, लेकिन फ़ोन बीप की आवाज़ के साथ कट गया। लगातार कई फ़ोन कॉल आने के बाद झांग वेन काफ़ी उम्रदराज दिखने लगे थे। क्रोधित होकर उसने अपना मोबाइल फ़ोन गुस्से में ज़मीन पर फेंक दिया। फिर झांग वेन ने विराट की ओर देखा और गुस्से में अपने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में रक्त पिपासा भरी हुई थी। तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने, झांग वेन, तुम्हें कब नाराज़ किया है कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करो? सारी मुसीबत इसी आदमी से शुरू हुई थी, वही सारी परेशानी की जड़ था। विराट ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस एक बूढ़े आदमी को आगाह कर रहा था, बस इतना ही। झांग वेन जैसा व्यक्ति उस बूढ़े आदमी के लिए केवल शर्मिंदगी ही लाएगा। गुस्से से दांत पीसते हुए झांग वेन ने विराट की ओर इशारा करते हुए कहा, बस तुम इंतजार करो, तो उपद्रवी जिसने मेरे अच्छे कर्मों को बर्बाद कर दिया। फिर वह मुड़ा और चला गया। वहां जमा हुए डॉक्टरों और नर्सों की भीड़ ने तुरंत हटकर उनके लिए रास्ता बना दिया। उस समय सभी लोग अविश्वास भरी निगाहों से विराट को देख रहे थे। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या यह आदमी सचमुच एक साधारण निर्माण मजदूर हो सकता है। टेबल पर खाना खा रहे डॉक्टर ने अपना सिर नीचे कर लिया। और जिन लोगों ने विराट को बेकार कहा था, उनके पास अब डटे रहने का साहस नहीं बचा था, और वे सभी निराश होकर चले गए। जो लोग पीछे रह गए वे वही लोग थे जो शुरू से ही उस बूढ़ी महिला के साथ खड़े थे। अब वे सभी चमकती हुई निगाहों से विराट को देख रहे थे, प्रशंसा से परिपूर्ण। अचानक एक युवा नर्स ने विराट को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उसे आज देखी गई एक खबर याद आ रही थी जिसमें रहस्यमय नायक नामक किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया था। खबरों में दिख रही आकृति सामने खड़े व्यक्ति से काफ़ी मिलती जुलती थी और दोनों ने ही मिलिट्री पैंट पहनी हुई थी। पुष्टि करने की इच्छा से नर्स जानबूझकर विराट के पीछे चलने लगी। उसकी आकृति को घूरते हुए उसने पाया कि वह बिल्कुल मेल खाती है। देखते ही देखते नर्स इतनी उत्साहित हो गई कि वह लगभग उछल पड़ी। रहस्यमय नायक, असली रहस्यमय नायक। नर्स के बोलते ही बाकी लोग भी समझ गए, तो वो था मिस्ट्री हीरो। उस सुबह समाचारों में बताया गया कि रहस्यमय नायक ने अकेले ही लोगों के एक समूह की जान बचाई, एक काली टैक्सी की लूट से, और उन सभी को लगा कि रहस्यमय नायक अविश्वसनीय रूप से शानदार था। उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की आशा है। उन्हें इतनी जल्दी उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। कितना सुंदर है, और वो यान बेइटियन को भी जानता है, जरूर चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत निपुण होगा। हाँ, मैं सचमुच उससे पूछना चाहती हूँ कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। मैं उसके साथ बच्चे पैदा करना चाहूंगी। एक युवा नर्स ने शर्माते हुए कहा। उसके गाल लाल हो गए थे। बातचीत लगातार चलती रही। ये सब विराट के कानों तक पहुंच गया। यह खराब है। विराट गुमनाम रहना चाहता था। वह अपने परिचितों को जुबान देश में अपनी वापसी के बारे में नहीं बताना चाहता था।
अगर उसे झांग वेन इतनी घृणित न लगती और उसे इस बात का डर न होता तो वह यान बेइटियन से संपर्क न करता। भविष्य में झांग वेन के साथ मेलजोल रखने से बूढ़े यान बेइटियन को बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। हालांकि विराट के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या यान बेइटियन जैसे व्यक्ति को वास्तव में चिकित्सा विशेषज्ञ कहा जा सकता है। उन्होंने उस बूढ़े आदमी को चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन अभी उस बारे में सोचने का समय नहीं था क्योंकि उसके चारों ओर अधिक से अधिक लोग जमा हो रहे थे। मिस्ट्री हीरो, चलो साथ में एक फ़ोटो लेते हैं। मिस्ट्री हीरो, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? ये सुनकर विराट समझ गया कि वह ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, अन्यथा उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। बातचीत का फ़ायदा उठाते हुए वह तेजी से एक वार्ड में घुसा, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर खिड़की से बाहर देखने लगा और उसने छलांग लगाई और नीचे कूद गया। ये ज़्यादा ऊंचा नहीं था, बस चौथी मंजिल थी। अधिक से अधिक ये बस कुछ मीटर ही था। एक ही छलांग में वह बिल्कुल सही तरीके से उतर गया। विराट चुपके से निकल गया क्योंकि आर्याडोन ग्रुप के साथ अपनी सगाई तोड़ने का मामला ही उसकी असली प्राथमिकता थी। लेकिन जैसे ही विराट ज़्यादा दूर नहीं गया, एक काली एसयूवी अस्पताल के प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। 17 अध्याय 17 रेंजिंग की अपेक्षा 17 अध्याय 17 रेंजिंग की अपेक्षा कार रेंजिंग की थी। रेंजिंग एक बूढ़े व्यक्ति को अस्पताल ले गई, वही व्यक्ति जिसे विराट ने पहले बचाया था। उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ साक्षात्कार के बाद रेंजिंग को पता चला कि वह अपनी पोती के चिकित्सा शुल्क पहुंचाने की जल्दी में थे और बिना ज़्यादा सोचे समझे वह उन्हें वहां ले गई। बस यहीं गाड़ी खड़ी कर दीजिए, मेरी पोती यहाँ है, मुझे पैसे लाने हैं। बूढ़े आदमी ने झटपट गाड़ी का दरवाजा खोला और अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। रेंजिंग ने भी कार पार्क की और उसके पीछे पीछे चली गई। उन्होंने लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सीधे सीढ़ियों से ऊपर चले गए। हौंकते हुए बूढ़ा आदमी वार्ड के दरवाजे पर पहुंचा और बिना सांस लिए चिल्लाया, बच्चे, तुम्हारी दादी, पैसे आ गए हैं, जाओ किसी विशेषज्ञ को ढूंढो, बच्चे के इलाज में देरी मत करो। उन्होंने अपनी पोती और अपनी पत्नी को एक साथ देखा। यहाँ क्या हो रहा है? बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें मली, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। उन्हें ठीक ठीक पता था कि उनकी पोती को क्या समस्या है। विशेषज्ञों ने कहा था कि ठीक होने के लिए उसकी सर्जरी जरूरी है, लेकिन ये क्या था? ये सपना नहीं था। बूढ़े आदमी ने अपने झुर्रीदार चेहरे को चुटकी से दबाया। ये सचमुच हुआ। बूढ़े आदमी का चेहरा लाल हो गया। त्यानत्यान ने भी अपने दादाजी को देखा और खुशी से दौड़कर उनके पास गई और बोली, दादाजी आप यहाँ हैं। बूढ़ा आदमी झटपट नीचे बैठ गया और त्यानत्यान को गोद में उठा लिया। मेरी प्यारी पोती, तुम? आप बेहतर हैं? जी दादाजी, त्यानत्यान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सही नहीं है, आपकी सर्जरी किसने की थी? क्या वह विशेषज्ञ ही था? नहीं, मुझे उस व्यक्ति से मिलना है जिसने तुम्हारा ऑपरेशन किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे खजाने की जान बचाई है। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पोती की छोटी सी नाक को चुटकी भरते हुए कहा। नहीं, वह मेरा बड़ा भाई था, वह सच में बहुत सुंदर है, त्यानत्यान ने मीठी आवाज में कहा। एक बड़ा भाई? बूढ़ा आदमी चौंक गया और अपनी पत्नी की ओर देखा। त्यानत्यान से जानकारी लेने की कोशिश करना व्यर्थ था, उसे इसके बजाय बच्चे की दादी से पूछना चाहिए था। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि मिंगचेंग अस्पताल में एक युवा डॉक्टर कब आया। अतीत में उस बूढ़े व्यक्ति ने त्यानत्यान के लिए मिंगचेंग अस्पताल के सभी ल्यूकेमिया शोधकर्ताओं से जान पहचान कर ली थी, लेकिन उसने वहां किसी भी युवा डॉक्टर को नहीं देखा था। बुजुर्ग महिला भी खुश थी। जब से उनकी पोती ठीक हुई थी तब से वह लगातार मुस्कुरा रही थी। अपने पति को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसने तुरंत कहा, वह एक युवक था, मैं उसे नहीं जानती, लेकिन वह युवक आपको जानता हुआ प्रतीत हुआ। मुझे जानते हो? बूढ़ा आदमी वहीं पर कुछ अचंभित रह गया। हाँ, मैंने अभी आपको टेलीविजन पर देखा और संयोग से उस युवक से मेरी मुलाकात हो गई। उसने कहा कि वह तुम्हें जानता है और पूछा कि त्यानत्यान को क्या बीमारी है। उसने ये भी कहा कि वह उसे ठीक कर सकता है, बूढ़ी औरत ने कहा। बच्चे, उस युवक ने क्या पहना था? बूढ़े व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। वे आर्याहाई शहर के ग्रामीण लोग थे जिनका कोई परिचित नहीं था, कोई उन्हें कैसे जान सकता था? अगर किसी ने ऐसा किया भी तो शायद वह सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, वही आदमी जिसने उसे पहले बचाया था। वह फौजी वर्दी में था, बूढ़ी औरत ने कहा। हे मेरे रक्षक, वही तो हमारे परिवार का सौभाग्यशाली सितारा है, वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना ही होगा। बूढ़ा आदमी समझ गया कि वह कौन है और उसका उत्साह और भी बढ़ गया। पास खड़ी रेंजिंग ने चुपचाप अपने कैमरे से दादाजी को अपनी पोती को गोद में लिए हुए इस सुखद दृश्य की तस्वीर खींच ली। उसने अपने साक्षात्कार लेख के लिए एक नया दृष्टिकोण खोज लिया था। लेकिन जब बूढ़ी औरत ने सैन्य वर्दी का जिक्र किया तो रेंजिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह आगे बढ़कर पूछने लगी, चाची, क्या आपकी पोती को बचाने वाले व्यक्ति ने सैन्य वर्दी पहनी थी? हाँ, क्या ये वही व्यक्ति है? रेंजिंग ने जल्दी से एक तस्वीर निकाली जो उसने पहले खींची थी और उस बूढ़ी औरत को दिखाए। बुजुर्ग महिला ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, यही है, यही वह रक्षक है जिसने हमारे त्यानत्यान को बचाया। रेंजिंग को ऐसा लगा जैसे उसने एक नई दुनिया खोज ली हो। चाची, वह आदमी अब कहाँ है? मुझे नहीं पता, वह अभी वार्ड में चुपके से घुस गया और खुद को अंदर बंद कर लिया। नर्स चाबी लेने गई है, बूढ़ी औरत ने उस वार्ड की ओर इशारा करते हुए कहा जिसमें विराट पहले गया था। रेंजिंग जल्दी से वार्ड में दाखिल हुई और दरवाजे को जोर से धक्का दिया, जो अंदर से बंद लग रहा था। ये रही चाबी, एक नर्स चाबी लेकर आए। जल्दी खोलो। क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुला और रेंजिंग सबसे पहले कमरे में घुसी, लेकिन उसे वह खाली मिला, वहां बजते हुए चिकित्सा उपकरणों के अलावा कोई नहीं था। वह व्यक्ति कहाँ है? रेंजिंग ने देखा कि खिड़की खुली हुई है। वह जल्दी से खिड़की के पास गई, अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और नीचे केवल कारें ही दिखाई दी, दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। हालांकि अगर किसी को इस वार्ड से बाहर निकलना हो तो निकलने का केवल यही एक रास्ता था। और यह चौथी मंजिल है। क्या उसने सचमुच नीचे छलांग लगाए?
यह उस क्षण रेंजिंग को सैन्य वर्दी में वह आकृति याद आ गई और उससे मिलने की उसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। उन्होंने पहले अपराधियों के खिलाफ लड़ाई में पुलिस की मदद की और अब उन्होंने किसी की जान बचाने के लिए कदम बढ़ाया। इन बातों को सोचते हुए रेंजिंग ने दूर आकाश की ओर देखते हुए बुदबुदाया, तुम किस तरह के इंसान हो? मैं तुम्हारा चेहरा अच्छे से देखना चाहता हूँ। विराट पहले ही एक दूर स्थान की ओर रवाना हो चुका था। वह भी बस स्टॉप पर पहुंचा ही था कि अचानक उसे जोर से छींक आ गई। क्या मुझे सर्दी लग गई है? बिल्कुल नहीं, आज तो बहुत गर्मी है। विराट ने अपनी नाक पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया और आर्याडोन ग्रुप की तलाश जारी रखने का फैसला किया। सगाई तोड़ना ही प्राथमिकता थी, लेकिन आर्याडोन ग्रुप कहाँ है? विराट के पास गली में इधर उधर पूछने और किसी आकर्षक लड़की को पटाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अरे बड़ी बहन, क्या तुम्हें पता है कि आर्याडोन ग्रुप कहाँ स्थित है? नहीं, उत्पीड़न। उस आकर्षक लड़की ने विराट से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष करते हुए अपनी पूरी ताकत से चीख मारी। बड़ी बहन, मैं? विराट वाक रह गया। उसने कुछ किया भी नहीं था, बस जल्दी से उसे छोड़ दिया था। वह आकर्षक लड़की हवा की तरह तेजी से भाग निकली, मानो सरसराहट के साथ दूर चली गई हो। विराट के पास किसी पुरुष से पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आम लोगों से पूछना तो नामुमकिन था। बस स्टॉप के पास एक भिखारी बैठा था जिसके पैर नहीं दिख रहे थे, पैंट खाली लटक रही थी। वो लगातार अपना सिर जमीन पर दबाए बैठा था। उसके बाल शायद सालों से नहीं धुले थे। उसके सामने एक कटोरा रखा था जिसमें 5 और 10 युआन के कुछ नोट बिखरे थे और वो लगातार बुदबुदा रहा था, दया करो, मुझ पर दया करो, मेरे पैर नहीं है, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं भरपेट खाना खा सकूं। इतना ही। भिखारी से पूछो। भिखारी अक्सर शहर में घूमते रहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से पता होता है कि आर्याडोन समूह कहाँ स्थित है, और जब विराट एक मिशन के लिए दुबई गए तो उस जगह के लेआउट से अनजान होने के कारण उन्होंने भिखारियों से ही पूछा था। हालांकि इनमें से अधिकतर भिखारी नकली हैं, इसलिए विराट भिखारी के पास गया। भिखारी ने विराट को पास आते देखा और अपना सिर जमीन पर और भी जोर से पटकने लगा। महोदय, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? विराट नीचे बैठ गया और कटोरे में 1 युआन डाल दिया। क्या आपको पता है कि आर्याडोन ग्रुप कहाँ है? विराट ने पूछा। विराट की बात सुनकर भिखारी ने अपना सिर ऊपर उठाया। जब उसने विराट के निर्माण मजदूर वाले कपड़े और कटोरे में रखे 1 युआन को देखा तो उसकी आंखों में थोड़ी सी अवमानना झलक उठी और उसने अपना सिर पटकने का काम रोक दिया। दफा हो जाओ, मजदूर। विराट तुरंत क्रोधित हो गया। ये भिखारी सचमुच लोगों को नीची नजरों से देख रहा था। तुम यहाँ लोगों को धोखा दे रहे हो, मैं तुम्हारा पर्दाफाश नहीं करूंगा, बस मुझे बता दो कि आर्याडोन ग्रुप कहाँ है। महोदय, आप कहते हैं कि मैं लोगों को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन आपके पास इसका क्या सबूत है? क्या आपको लगता है कि मुझे बिना पैरों के रहना अच्छा लगता है? मैं आत्मनिर्भर भी बनना चाहता हूँ, लेकिन देखिए, मेरे पास पैर नहीं हैं। चलना भी मुश्किल है, भिखारी ने कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। इस दृश्य को देखने वाले राहगीरों ने सहानुभूति जताते हुए उसके कटोरे में सिक्के डाले। इतना जोशीला नौजवान, कितना दुखद है, अफसोस की बात है कि उसने अपने पैर खो दिए। भिखारी ने फिर से प्रणाम करने का अपना अभिनय जारी रखा। इस दृश्य को देखकर विराट की निगाहों में एक ठंडी घृणा झलक रही थी। उसने पहले भी इस तरह की कई चालें देखी थीं। वह सीधे ऊपर गया और भिखारी की पैंट पकड़ ली। भिखारी तुरंत घबरा गया। आप क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस तुम्हारी टांगें देखना चाहता था, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा और भिखारी की पैंट को पकड़कर जोर से नीचे खींच दिया। एक तेज आवाज के साथ पैंट फट गई, जिससे भिखारी के पैर उसके अंडरवियर के अंदर कुंडली मारकर बैठे हुए दिखाई दिए। 18 अध्याय 18 न्यू न्यू होटल 18 अध्याय 18 न्यू न्यू होटल। भिखारी के पैरों को जबरदस्ती उसकी अंडरपैंट के अंदर ठूंसा हुआ देखा जा सकता था। उसी क्षण आसपास जमा हुई भीड़ इस दृश्य को देखने के लिए ठीक समय पर आ गई और उनके चेहरे के भाव विकृत हो गए। वे अभी अभी यही कह रहे थे कि भिखारी कितना उत्साही व्यक्ति था, जो बिना पैरों के भी आत्मनिर्भर होने के बारे में सोच रहा था, और अब वे ये देख रहे थे। विराट ने मूल रूप से भिखारी को बेनकाब करने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि वह भीख मांगने को एक पेशा ही मानता था। हालांकि उसे वह भिखारी सचमुच घृणित लगा। दूसरों की मेहनत से कमाई गई रकम उसे दी गई और फिर भी उसमें यह शिकायत करने की हिम्मत थी कि यह बहुत कम है। बेशर्म, अगर यह रकम कम थी तो उसे खुद कमाना चाहिए था, ऐसा तो नहीं था कि उसके पास पैर या हाथ नहीं थे। भिखारी को जब अपनी पोल खुलते हुए का एहसास हुआ तो वह घबरा गया, लेकिन उसके लिए अपने दोनों पैरों को अपनी पैंट से बाहर निकालना काफी मुश्किल था। वह हड़बड़ी में आगे रेंगता हुआ बेताब होकर भाग रहा था। लोग उस पर उंगली उठा रहे थे और फुसफुसा रहे थे, जब तक कि वह किसी तरह वहां से काफी दूर जाकर अपने पैरों को अपनी पैंट से बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो गया और फिर दहशत में भाग गया। हालांकि जब भिखारी भाग गया तो उसने विराट को एक भयावह निगाह से देखा। विराट ने बेशक इसे देखा था, लेकिन वह सचमुच इस भिखारी से बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। तभी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। युवक, तुम्हें कैसे पता चला कि भिखारी हमें धोखा दे रहा था? एक बूढ़ी महिला ने पूछा। जी हाँ नौजवान, तुमने इसका पता कैसे लगाया? भाई मुझे बताओ, मैं उस भिखारी को अपनी जेब खर्च का बहुत सारा पैसा दिया करती थी। एक छोटी लड़की जिसने पीठ पर बैग लटका रखा था और स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी, प्राथमिक विद्यालय की उम्र की लग रही थी। विराट समझाने ही वाला था कि मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको बस मुझे जवाब देना है। बुजुर्ग महिलाओं से लेकर छात्रों तक, यहाँ तक कि युवा जोड़ों तक, सभी ने सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार वे अक्सर यहाँ आते थे और उन्होंने उस भिखारी को कई बार देखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसमें कुछ भी असामान्य नहीं देखा था। अगर एक दिन आपके दोनों पैर कट जाएं, तो क्या आप सचमुच सड़कों पर भीख मांगने निकलेंगे? विराट ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं घर पर भूख से मरना ज्यादा पसंद करूंगी, बूढ़ी औरत ने तुरंत जवाब दिया। मैं भी ऐसा नहीं करता। अपने दोनों पैर खो देने से तो मैं आत्मसम्मान की कमी से ही मर जाऊंगा।
छोटी बच्ची ने कुछ नहीं कहा, बल्कि बड़ी बड़ी आंखों से विराट को घूरती रही। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करने के बावजूद अधिकांश लोगों को लगा कि वे स्वयं भीख नहीं मांगेंगे। विराट मुस्कुराया और बोला, हर कोई सोचता है कि अगर उनके दोनों पैर कट जाएं तो वे सड़कों पर भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप सामान्य लोगों से अलग महसूस करते हैं और सूक्ष्म रूप से हीन भावना रखते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार शारीरिक अक्षमता आत्मा को भी आघात पहुंचाती है, और आघात वह आखिरी चीज है जिसे कोई भी उजागर करना चाहता है। कौन अपने छिपे हुए आघात का इस्तेमाल पैसे के बदले करेगा? ये सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया, लेकिन सभी लोग विराट की बात से सहमत थे। वास्तव में इस बात को ध्यान में रखते हुए भिखारी को निश्चित रूप से कुछ समस्याएं थीं। हालांकि हर कोई हैरान था, आखिर एक निर्माण मजदूर की तरह कपड़े पहने हुए व्यक्ति इतने गहन दार्शनिक विचारों को कैसे व्यक्त कर सकता है। और भिखारियों के ऐसा करने का कारण नैतिक ब्लैकमेल का एक रूप है, जो आपके दिल को जीत लेता है, आपको उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर करता है, उन पर दया करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए भविष्य में जब आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो आप निडर होकर मना कर सकते हैं। इस तरह मामला सुलझ जाएगा। विराट ने आगे कहा। वहां मौजूद सभी लोग, चाहे वे बुजुर्ग महिलाएं हों या स्कूली बच्चे, सुनी हुई बातों पर विचार कर रहे थे और उन्हें लगा कि विराट सही कह रहे थे। उस क्षण विराट को देखते हुए उनकी आंखों में प्रशंसा की चमक दिखाई दी। हाँ, पिछली बार जब मैं एक दोस्त के साथ खाना खाने बाहर गया था तो एक भिखारी पैसे मांगने आया और कहने लगा कि अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। अब मुझे एहसास हुआ कि यह तो सिर्फ नैतिक ब्लैकमेल था। हाँ, जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर था तो एक भिखारी मेरे पास पैसे मांगने आया, जो स्पष्ट रूप से स्थिति का फायदा उठा रहा था। हमें उसे पैसे देने ही पड़े, नहीं तो मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती हो जाती। जब सब लोग बातें कर रहे थे तब विराट चुपचाप समूह को पीछे छोड़कर चला गया। जब तक उन्हें इस बात का एहसास हुआ तब तक विराट कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो आदमी कहाँ गया? मुझे नहीं पता। ठीक है, क्या आपको लगा कि वह आदमी जाना पहचाना लग रहा था, जैसे हमने उसे पहले कहीं देखा हो? हाँ, मुझे याद आ गया, उसने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। अब मुझे पता चल गया है, यह मिस्टर हैं। रहस्य, आज समाचारों में इसकी खबर आई थी। तो यह वही था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह इतना ईमानदार था। मैं एक पुरुष हूँ, लेकिन अब मैं इस श्रीमान का प्रशंसक हूँ। रहस्य भी, ये बहुत अफसोस की बात है, अगर हमने उन्हें पहले पहचान लिया होता तो हम उनके साथ एक तस्वीर ले सकते थे। विराट दूर चला गया, चारों ओर देखते हुए वह खुद से कुछ बुदबुदा रहा था। यह आर्याडोम समूह वास्तव में कहाँ स्थित था? क्योंकि उसी समय उन्होंने किसी से आदरपूर्वक पूछा था और उन्होंने उन्हें बताया भी था, लेकिन जवाब यह था कि किसी को नहीं पता था कि आर्याडोम ग्रुप कहाँ स्थित है। विराट कुछ भ्रमित सा था। क्या बंदर ने उसे गलत जानकारी दी होगी? असंभव, मन की गलत नहीं हो सकता, ऐसा कोई समूह जरूर होगा। लेकिन विशाल आर्याहाई शहर में इसे ढूंढने में कितना समय लगेगा? दोपहर के 4 बज चुके थे। अगर उसे वह जगह नहीं मिली तो उसे रात बिताने के लिए कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। जब विराट अपने आवास के मुद्दे पर विचार कर रहा था तभी एक दुबली पतली आकृति धीरे धीरे उसकी ओर चलने लगी। सर, क्या आप आज रात के लिए आवास की तलाश कर रहे हैं? एक कर्कश आवाज उसके कानों तक पहुंची। विराट ने ऊपर देखा और अपने सामने एक लड़की को छात्रा की तरह कपड़े पहने हुए पाया। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, विनी द पूह की तस्वीर से कढ़ाई किया हुआ गुलाबी रंग का छोटी आस्तीन वाला टॉप और लगभग सफेद रंग की हो चुकी जीन्स। पोशाक सादी थी, लेकिन इससे उनका रूप रंग बेहद साफ सुथरा लग रहा था। हालांकि उसकी विशेषताएं बेहद खूबसूरत थीं। उसका रंग बर्फ की तरह सफेद था, उसकी लंबी पलकें हर पलक झपकने के साथ फड़फड़ाती थीं, जो काफी मनमोहक थी, खासकर उसके लहराते बाल जो बेहद मोहक थे। आवास? हाँ, विराट ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। उसके सामने खड़ी लड़की थोड़ी देर रुकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, रहने के लिए मेरे घर आ जाओ। आपका घर? विराट एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों नहीं, क्योंकि उसके पास आराम करने के लिए और कोई जगह नहीं थी। हालांकि उस लड़की को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह उस तरह की इंसान होगी। शिन शियातोंग वास्तव में घबराई हुई थी। यह उनका अपनी मां की नौकरी संभालने का पहला अनुभव था। दोपहर 3 बजे यहां आने के बाद से वह एक ही जगह पर इधर उधर चक्कर लगा रही थी। यह नहीं जानती थी कि क्या कहे, और इस तरह उसने 1 घंटे से अधिक समय बर्बाद कर दिया था। वह बार बार याद कर रही थी कि उसकी मां मेहमानों के साथ कैसे मोलभाव करती थी, और उसने उन शब्दों को अपने मन में कई बार दोहराया था, लेकिन हर बार जब वह किसी संभावित ग्राहक के पास जाती तो उसका दिमाग सुन्न हो जाता और उसका ध्यान भटक जाता। ऐसा कई बार हो चुका था, इसलिए शिन शियातोंग खुद को बार बार याद दिलाती रही कि उसे घबराना नहीं है। अंततः वह अपनी भावनाओं को स्थिर करने में कामयाब रही और उसे एक और उपयुक्त व्यक्ति मिल गया, लेकिन जिन वाक्यों का वह अभ्यास कर रही थी वे उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था, इसलिए उसने बस यही पूछा कि क्या उसे रहने के लिए जगह चाहिए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने रहने की व्यवस्था के लिए हाँ कह दी, और तभी शिन शियातोंग को पता चल गया कि उसे क्या कहना है। सर, तो कृपया मेरे घर चलिए, सिर्फ 50 रुपये, बाकी जगहों से सस्ता है। शिन शियातोंग ने उंगली उठाकर 50 रुपये में एक बार ठहरने का जिक्र किया। विराट ने भौहें चढ़ाईं। एक बार ठहरने के लिए $50? क्या ये सचमुच इतना सस्ता था? अरे, अर्थव्यवस्था खराब थी, हर उद्योग में आय गिर रही थी। लड़की को इतनी मेहनत करते देख उसे लगा कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, विराट ने कहा। शिन शियातोंग का चेहरा तुरंत खिल उठा। वह इस बात से रोमांचित थी कि उसका पहला प्रयास सफल रहा। उसने नेतृत्व करना शुरू कर दिया। मेरा घर बस आगे ही है, मेरे साथ आइए। ठीक है, वे जल्द ही पहुंच गए। विराट के सामने एक छोटी पुरानी इमारत दिखाई दी जिस पर न्यू होटल का बोर्ड लगा हुआ था। विराट को आखिरकार समझ में आ गया कि एक ठहरने के लिए 50 का क्या मतलब है, होटल में एक रात के लिए 50 रुपये। उसने वाकई बहुत ज्यादा सोच लिया था।
चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी लिए उसने पूरी सड़क का जायजा लिया और पाया कि वह होटलों से भरी हुई थी। लेकिन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते ही शिन शियातोंग का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। यह मेरे परिवार का होटल है। $50 प्रति रात काफ़ी किफ़ायती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अधिक समय तक रुकने पर विचार करेंगे क्योंकि यह और भी सस्ता है। मैं इस पर विचार कर रहा हूँ, विराट ने कहा, क्योंकि वह रहने के लिए जगह ढूंढने को लेकर चिंतित था और यह जगह उसे ठीक लग रही थी। बहुत बढ़िया, मेरे साथ ऊपर आइए। शिन शियातोंग आगे आगे चलने लगी। उस पल वह बेहद खुश थी क्योंकि आखिरकार वह अपनी माँ की मदद कर सकती थी। क्योंकि उनका होटल काफ़ी दूर था इसलिए उन्हें हमेशा बस स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों का इंतजार करना पड़ता था और उनसे पूछना पड़ता था कि क्या उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। लेकिन आज उसकी माँ बीमार थी और जा नहीं सकती थी और चूंकि होटल की आय परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी इसलिए वे एक दिन भी चूक नहीं सकते थे। इसलिए शिन शियातोंग ने स्वेच्छा से जाने की पेशकश की थी। उसे इसकी सफलता की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाली थी उन्हें अंदर से चीनी मिट्टी के बर्तन के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। शिन शियातोंग का चेहरा बिगड़ गया और उसने अपने कदम तेज कर दिए। विराट चौंक गया, लेकिन ये स्पष्ट था कि अंदर कुछ हो रहा था। 19 अध्याय 19 उसे बुरी तरह पीटो। 19 अध्याय 19 उसे बुरी तरह पीटो। शिन शियातोंग ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। विराट उसके पीछे पीछे चल रहा था। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें पंजीकरण काउंटर दिखाई दिया। वहां समाचार प्रसारित कर रहे एक छोटे से टीवी के अलावा कोई और नहीं था। इसके अलावा वहां सिर्फ एक साधारण बही खाता था, महज एक छोटा सा होटल। लेकिन अंदर से आने वाली आवाज़ें तेज होती चली गईं। सबसे पहले एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, भाभी जल्दी से पैसे निकाल दीजिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, 3000 काफ़ी होंगे। असंभव, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी, एक कमज़ोर महिला की आवाज़ ने जवाब दिया। ये ठीक नहीं है, जानते हो, मेरे भाई की मृत्यु से पहले उसने आपको ये होटल विरासत में दिया था और बार बार आपसे कहा था कि मेरा अच्छे से ख्याल रखना। अब तो तुम मुझे 3000 भी नहीं दोगे। यह मेरी अच्छी देखभाल कैसे कर रहा है? अगर मेरे भाई को अपनी कब्र से यह पता चलता तो उसका दिल टूट जाता। उस व्यक्ति की आवाज़ में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये सब कुछ विराट के कानों तक पहुंचा और वह समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने पहले कभी ऐसा निर्लज्ज व्यक्ति नहीं देखा था जो अपनी भाभी से धमकी देकर पैसे मांग रहा हो। विराट को वह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी, ऐसा लगा जैसे उसने उसे पहले कहीं सुना हो। शिन शियातोंग ने माफ़ी मांगते हुए विराट की ओर देखा और कहा, मुझे इसके लिए खेद है महोदय। कोई बात नहीं, विराट ने अपना सिर हिलाया, मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर जाकर देखना है, क्षमा कीजिए। आगे बढ़ो, पारिवारिक मामले महत्वपूर्ण हैं, विराट ने कहा। तभी शिन शियातोंग अंदर आए। आखिरकार ये किसी के पारिवारिक मामले थे और विराट को लगा कि इसमें दखल देना उसका काम नहीं है। उसने बैठने के लिए एक कुर्सी ढूंढी और आगे क्या करना है इस बारे में सोचने लगा। आर्याडोन ग्रुप को ढूंढने और अपना लक्ष्य हासिल करने में असमर्थ होने के कारण वह वापस नहीं लौट सका। उसे जीवनयापन के लिए नौकरी ढूंढनी पड़ी। इसी बीच जब विराट सोच विचार कर रहा था तभी अंदर से कुछ टूटने फूटने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे बर्तन और खाने के सामान टूट रहे हों। इसके तुरंत बाद चीख पुकार और विलाप की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। चाचा जी, हमारे पास सचमुच कोई पैसा नहीं बचा है। मेरी माँ को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हमने अपनी सारी बचत खर्च कर दी है। मुझे अभी भी स्कूल के लिए पैसों की ज़रूरत है। कृपया, हमारे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है, बस हमें जाने दीजिए। ये शिन शियातोंग की आवाज़ थी। तुम्हें जाना है? मेरी प्यारी भतीजी, तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे तुम्हारे चाचा कोई भयानक खलनायक हो। जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने मुझे तुम्हारी माँ को सौंप दिया और उनसे कहा कि वे मेरा अच्छे से ख्याल रखें। अगर वह ऐसा नहीं कर सकती तो उसने शुरू में ही सहमति क्यों दी? विराट ये सब सुनकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ऐसा नीच व्यक्ति कैसे हो सकता है जो अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराता है? वह पूरी तरह से सक्षम था, फिर भी दूसरों पर अपनी देखभाल न करने का आरोप लगाता था। ये हास्यास्पद था। लेकिन ये किसी और के परिवार का मामला था। विराट केवल गहरी आह भर सकता था, वह हस्तक्षेप करने में असमर्थ था। लेकिन तभी एक और आवाज़ आई, पैसे नहीं हैं, आप कह रहे हैं? इस होटल की अभी भी कुछ कीमत है। कैसा रहेगा अगर आप मुझे होटल दे दें और आप दोनों माँ बेटी यहाँ से चली जाएं? कैसा रहेगा ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, यही एक चीज़ है जो मेरे पति मेरे लिए छोड़ गए हैं, मैं इसे आपको नहीं दे सकती। चाचा जी, हमारे पास सच में पैसे नहीं हैं, मैं अभी भी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, कृपया हमें अकेला छोड़ दीजिए। तुम्हें छोड़े तब मेरी देखभाल कौन करेगा? तुम तो वादा भी नहीं निभा सकते तो होटल क्यों रखो? दया की गुहारें उठने लगीं। कुर्सी पर बैठे बैठे विराट के भीतर चल रही बातचीत की एक श्रृंखला ने उसके अंदर की आग को और भड़का दिया। वह व्यक्ति अपनी स्वयं की अक्षमता का दोष दूसरों पर डाल रहा था, वास्तव में निर्दयी था। वह उठा और सीधे अंदर चला गया। वह ठीक समय पर पहुंचा और उसने देखा कि शिन शियातोंग एक आदमी के सामने घुटने टेक कर विनती कर रही थी। कमरे के कोने में बिस्तर पर एक महिला बहुत कमजोर और पीली पड़ गई थी और उसे एक ड्रिप लगी हुई थी। और इस आदमी को विराट ने पहले भी देखा था, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसकी आवाज़ इतनी जानी पहचानी लग रही थी। क्या ये वही भिखारी नहीं था जिसका असली रूप पहले ही सामने आ चुका था? यहाँ उससे अप्रत्याशित मुलाकात होना, ये तो नियति ही होगी। विराट ने प्रवेश किया और तीनों लोगों को चौंका दिया। उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा और विराट को देखा। उसकी आंखों में तुरंत एक ठंडी चमक आ गई। तुम हो, तुमसे निपटने में सचमुच कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, क्या संयोग है। विराट भी मुस्कुराया, लेकिन माँ और बेटी को धमकाने में क्या कुशलता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़े लूज़र होगे। अपना मुंह बंद करो, तुमने ही मेरी रोजी रोटी बर्बाद की है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वह आदमी मुक्का लहराते हुए वार करने के लिए तैयार होकर विराट की ओर दौड़ा। शिन शियातोंग डर के मारे चीख पड़ी, उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी।
आखिरकार रहने की जगह मिल जाने के बाद अगर अब लड़ाई शुरू हो गई तो ये कितना भयानक होगा। ऐसा मत करो, बेहतर होगा कि तुम भाग जाओ। बिस्तर पर लेटी महिला का चेहरा अब और भी पीला पड़ गया था, दर्द से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शिनबाओ, मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। शिनबाओ नामक भिखारी के चेहरे पर अब एक भयंकर भाव था, उसकी मुट्ठी विराट के चेहरे की ओर तनी हुई थी। अभी अभी तुमने मुझे पूरी तरह से अपमानित किया है, अब मैं तुम्हें शर्मिंदा करूंगा। मुक्का विराट के चेहरे पर लगने ही वाला था। विराट के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई, उसने झट से उस आदमी की दिखने में क्रूर सी बांह पकड़ ली और फिर उसे जोर से दबा दिया। शिनबाओ के चेहरे पर दर्द का भाव था, उसके हाथ में इतना दर्द हो रहा था कि वह लगभग घुटनों के बल बैठ गया। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? जो भी मुझे मारने की कोशिश करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, विराट ने कहा और फिर लात मारकर शिनबाओ के पेट पर वार किया। शिनबाओ पीछे की ओर उड़कर जमीन पर गिर पड़ा, अपना पेट पकड़कर चिल्लाने लगा। ये दृश्य न तो शिनशियातोंग और न ही उसकी माँ ने कभी सोचा था। शिनबाओ इस गली में एक सख्त और निर्दयी बदमाश के रूप में जाना जाता था, जिसने बचपन में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी लिया था। लेकिन अब वह इस आदमी के सामने पूरी तरह से असहाय था, जो कि भयावह था। शिनशियातोंग ने विराट को हैरानी से देखा, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तुम सचमुच में एहसानों की कद्र नहीं करते, दूसरों के वादों को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करते हो, तुम वाकई में नीच हो। विराट ने दांत पीसते हुए कहा, वह सचमुच इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। किसी और जगह होती तो विराट अब तक उससे सख्ती से निपट चुका होता, लेकिन यहाँ शुवान देश में कानून का पालन करना आवश्यक है। शिनबाओ ने भी देखा कि विराट से पंगा लेना ठीक नहीं था और उसने तुरंत विनती करते हुए कहा, बड़े भाई, मैं गलत था, कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। बोलते बोलते उसका हाथ धीरे धीरे पीछे की ओर उस चकनाचूर प्लेट की ओर बढ़ा जो अब कई टुकड़ों में बिखर चुकी थी। उसने एक कांच का टुकड़ा उठाया, अचानक उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और वह उछलकर विराट के पेट की ओर वार करने लगा। मर जा, तू दखलंदाज है। शिनशियातोंग और उसकी माँ फिर से चीख पड़ी, ये वार निश्चित रूप से जानलेवा हो सकता है। लेकिन विराट ने शिनबाओ के इरादे को पहले ही भांप लिया था और उसकी समझ बेहद तेज थी। ये व्यक्ति सचमुच अपनी पुरानी आदतों को नहीं बदल सका और एक ही झटके में शिनबाओ फिर से बाहर उड़ गया। इस बार विराट नहीं रुका, उसने शिनबाओ को पकड़ा, उसे घसीटते हुए न्यू मोटल के प्रवेश द्वार तक ले गया, उसे कई बार जोर से थप्पड़ मारा और फिर उसे कीचड़ भरी सड़क पर लात मारकर बाहर फेंक दिया। उसका शरीर गंदी कीचड़ से सना हुआ था और वह बेहद दयनीय लग रहा था। अब से जब भी मैं तुम्हें देखूंगा तुम्हारी पिटाई करूंगा, दफा हो जाओ। 20 अध्याय 20 लाइया इंटरनेशनल 20 अध्याय 20 लाइया इंटरनेशनल। उस समय सड़क पर मौजूद अन्य लोगों ने शोर सुना और इकट्ठा हो गए, उन्हें पता नहीं था कि किसे इतनी बुरी तरह पीटा जा रहा है। लेकिन जब वे करीब पहुंचे और पता चला कि वह व्यक्ति शिनबाओ है, तो उनके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, फिर भी सभी को अपने दिल में बेहद राहत महसूस हुई। शिनबाओ वास्तव में इस गली का एक कुख्यात स्थानीय गुंडा था, वह न केवल अत्याचारी था, बल्कि वह विभिन्न व्यवसायों से सुरक्षा के नाम पर पैसे भी वसूलता था, जिससे सभी का जीवन दयनीय हो गया था। इसके अलावा इस व्यक्ति की नैतिकता बेहद भ्रष्ट थी, वह लगातार अपने मृत भाई द्वारा अपनी भाभी के लिए छोड़ी गई वसीयत का बहाना बनाकर उसे पैसे देने की धमकी देता रहता था। इस प्रकार बहुत से लोग शिनबाओ से निपटना चाहते थे, लेकिन किसी ने भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि शिनबाओ को काफी समर्थन प्राप्त था, इसलिए वे केवल उसकी दादागिरी को सहन कर सकते थे। लेकिन ठीक इसी क्षण शिनबाओ को पिटा हुआ देखकर उन्हें ऐसा करने वाले व्यक्ति के प्रति एक असामान्य प्रशंसा का भाव महसूस हुआ। फिर उनकी निगाहें न्यू होटल के प्रवेश द्वार पर खड़े विराट पर पड़ी, जिससे उनकी प्रशंसा का भाव प्रकट हुआ। इस समय शिनबाओ की हालत दयनीय थी, उसके शरीर से गंदे पानी की बदबू आ रही थी, वह दुर्गंधित था और जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। विराट के उसे चले जाने के लिए कहने पर वह अचानक गुस्से से भड़क उठा, तुम बस इंतजार करो, मैं भाईफी का आदमी हूँ, मुझे मारने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। विराट ने कुछ नहीं कहा, बस जमीन से एक ईंट उठाए और शिनबाओ की ओर चल पड़ा। भयभीत होकर शिनबाओ की आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं और वह मुड़कर भाग गया। ठोकर लगने से वह जमीन पर गिर गया और कई बार लुढ़का, फिर जल्दी से उठा और घबराकर पीछे देखे बिना भाग गया। शिनबाओ के चले जाने के बाद ही आसपास के लोगों ने आगे आने की हिम्मत की और तालियां बजाकर और जयकारे लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया। एक गोल मटोल चाची ने हंसते हुए कहा, युवक, शाबाश, वह लड़का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सचमुच आपने हमारी नाराजगी दूर करने में हमारी बहुत मदद की। युवक, आपके कौशल वाकई प्रभावशाली हैं। क्या आप न्यू होटल में ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं? मैं आपको बता दूं, आप यहाँ बिल्कुल रह सकते हैं। मालकिन और उनकी बेटी बहुत ही सरल स्वभाव की हैं। मैं गली के कोने पर स्थित फैट्सो नूडल शॉप का मालिक हूँ, आइए नूडल्स खाए और मैं आपको 20% की छूट दूंगा। एक मोटे ताजे शेफ जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने कहा। अल्पविराम, यह है आपके लिए शुवान कंट्री, जो मानवीय स्पर्श से भरपूर है। इन लोगों की बातें सुनकर विराट मुस्कुराया और बोला, जरूर। फिर वह मुड़ा और न्यू होटल में प्रवेश कर गया। ठीक उसी क्षण उसके पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, धन्यवाद, मेरी और मेरी माँ की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिनशियातोंग ने संकोच भरे लहजे में कहा, अब वह पहले की तरह खुश नहीं थी। विराट ने पीछे मुड़कर शिनशियातोंग के चेहरे के भाव देखे और मुस्कुराते हुए कहा, आपका स्वागत है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इसके अलावा मुस्कुराते समय आप और भी अच्छे लगते हैं। विराट की बातें सुनकर शिनशियातोंग का घबराया हुआ दिल आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। उसने कहा, ओह, क्या आप यहीं रहना जारी रखेंगे? बेशक, ये तो सिर्फ 51 रुपये प्रतिदिन है, इसलिए सस्ता है। वैसे लंबे समय तक ठहरने का कितना खर्च आएगा? विराट ने पूछा। शिनशियातोंग की आंखें चमक उठीं और उसने झट से जवाब दिया, 1200, लेकिन तुम्हारे लिए 1000। बहुत बढ़िया, मुझे भुगतान कहाँ करना चाहिए?
विराट ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा। उसने 5,000 रुपये के 10 लाल नोट निकाले और उन्हें सौंप दिए। शिन शियातोंग ने उन्हें लिया और जल्दी से कहा, जल्दी मत करो, मैं अभी आपको रसीद लिख दूंगी। कोई ज़रूरत नहीं, बहुत झंझट है, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। विराट ने मना कर दिया। इस तरह की स्थिति से अपरिचित शिन शियातोंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। तुम किस बात पर खोए हुए हो, मुझे कमरे में ले चलो। विराट हंसा। शिन शियातोंग को होश आया और उसने काउंटर से चाबी उठाई। मेरे पीछे आओ। 3 मंजिला इमारत न्यू होटल में विराट का कमरा दूसरी मंजिल पर था, विशेष रूप से कमरा नंबर 201। दरवाजा खोलने पर फर्नीचर बुरा नहीं था, कम से कम विराट को तो ऐसा ही लगा। वहाँ एक बिस्तर, एक टीवी, एक कंप्यूटर और यहाँ तक कि एक शॉवर भी था। यह एक छोटी लेकिन पूरी तरह से कार्यात्मक और आरामदायक दिखने वाली जगह थी। हम यहाँ हैं। शिन शियातोंग मुस्कुराई। ये रही चाबी। विराट ने चाबी ली, कमरे का चारों ओर देखा और टिप्पणी की, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर और कोई चारा नहीं है तो मैं अभी नीचे चली जाऊंगी, शिन शियातोंग ने कहा। ठीक है। विराट ने सिर हिलाया। वह आराम करना चाहता था। जुबान देश लौटने के बाद से उसे ठीक से आराम नहीं मिला था। ओह, सावधान रहना, मेरे चाचा का यहाँ काफ़ी दबदबा है, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है, शिन शियातोंग ने घबराते हुए सलाह दी। चिंता मत करो, विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वैसे आपका नाम क्या है? शिन शियातोंग ने पूछा। तांग जोंग। ओह, मेरा नाम शिन शियातोंग है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं भी। शिन शियातोंग पीछे हट गई, लेकिन जैसे ही वह अपने पीछे दरवाजा बंद कर रही थी, उसका दिल क्षण भर के लिए तेजी से धड़कने लगा और विराट की छवियां उसके दिमाग में उमड़ आई, कैसे उसने बड़ी आसानी से उसके निकम्मे चाचा को जमीन पर गिरा दिया था। अगर विराटन होता तो उसे सचमुच पता ही नहीं होता कि क्या करना है। तांग जोंग, कितना प्यारा नाम है, और वो इतने बूढ़े भी नहीं थे। उफ, मुझे क्या हो गया है? मैं इस तरह की कल्पनाएं क्यों कर रहा हूँ? मुझे अभी भी कॉलेज में आवेदन करना है। उसने अपने होंठ कसकर काट लिए और नीचे जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने कमरा नंबर 201 के दरवाजे पर एक आखिरी नज़र जरूर डाली। इसी बीच कमरा नंबर 201 के अंदर विराट पहले ही अपने बिस्तर पर लेट चुका था और अपने अगले कदमों के बारे में सोचने लगा था। आखिरकार उसे नौकरी तो ढूंढनी ही थी, लेकिन तलाश शुरू कहाँ से करें, यही सबसे बड़ी समस्या थी। लोग कहते हैं कि टीवी और ऑनलाइन पर अधिक जानकारी उपलब्ध है। विराट उठा और टेलीविजन चालू किया। वह टीवी 32 इंच का LCD था। उसने रिमोट ढूंढा, उसे दबाया और स्क्रीन पर एक छवि दिखाई दी। विराट शायद ही कभी टेलीविजन देखता था, क्योंकि वह इसे ज़्यादातर तुच्छ सामग्री मानता था, लेकिन चैनल कोई भी हो, वे सभी धारावाहिक ही होते थे। उसके पास कंप्यूटर चालू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने एक URL टाइप किया और फिर नौकरी के विज्ञापनों की खोज की। अचानक नौकरियों के विज्ञापनों की एक श्रृंखला दिखाई दी। विक्रेता जैसे कई पद उपलब्ध थे, जिनकी गिनती करना असंभव था, और निर्माण श्रमिकों के लिए भी विज्ञापन थे, जिनमें प्रति माह 3,000 की पेशकश की जा रही थी, कड़ी मेहनत के लिए कम वेतन। अगला, विराट घाटे का सौदा करने को तैयार नहीं था। लीगा कॉन्टिनेंट में काम करते हुए उन्होंने जो साल बिताए, वे काफ़ी थका देने वाले थे। ये रद्द हुई सगाई उनके लिए एक ब्रेक का मौका थी, जितना सरल हो उतना बेहतर। काम करने के लिए उनकी यही एकमात्र शर्त थी। आखिरकार ऐसा कोई काम नहीं था जिसे वह आसानी से न कर सके। फिर उसने ब्राउज़र में और अधिक कीवर्ड टाइप करके खोज जारी रखी। सबसे सरल, सबसे आरामदायक नौकरियां। जब उसने एंटर कुंजी दबाई तो कई प्रविष्टियां सामने आ गईं। विराट ने उन पर सरसरी नज़र डाली और देखा कि पहली लिस्टिंग लॉरियल इंटरनेशनल में ब्यूटी कंसल्टेंट और पब्लिक रिलेशंस असिस्टेंट के लिए थी। क्या ब्यूटी कंसल्टेंट का मतलब लोगों को कॉस्मेटिक्स चुनने में मदद करना होता है? और क्या जनसंपर्क सहायक वास्तव में जनसंपर्क विभाग में सहायक होता था? विराट को समझ नहीं आया, लेकिन आवश्यकताएं काफ़ी कठिन लग रही थीं। किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से डिग्री, कम से कम 2 भाषाओं में निपुणता प्राप्त हो, और यहाँ तक कि दिखावट भी मानकों पर खरी उतरनी चाहिए थी। विराट के पास डिग्री थी। पिछली बार जब उन्होंने एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दौरा किया था, तो पुराने प्रधानाध्यापक ने उन्हें एक शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्कूल से डॉक्टरेट की उपाधि देने पर जोर दिया था। उस समय तांग को संशय था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की नम आंखों को देखकर उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार कर ली, साथ ही कैम्ब्रिज जैसे अन्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त डिप्लोमा भी, जिनकी संख्या तांग को अभी भी याद थी। भाषाओं की बात करें तो विराट को यह कोई बड़ी चुनौती नहीं लगी। उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं का अध्ययन किया था, यहाँ तक कि लीगा महाद्वीप की जनजातियों में बोली जाने वाली भाषाओं में भी महारत हासिल कर ली थी। क्या उसकी शक्ल सूरत उम्मीदों पर खरी उतरती है? विराट ने मानो कहीं से एक दर्पण निकाला, उसे अपने सामने पकड़ा और खुद को देखने के बाद टिप्पणी की, ये मुझे इसे उत्कृष्ट कहना चाहिए, है ना? तो क्या ये नौकरी उसी के लिए नहीं बनी थी? और वेतन 10,000 रुपये प्रति माह था। यही सबसे महत्वपूर्ण था। उन्हें किसी और नौकरी की तलाश करने का मन नहीं था। ये लॉरियल इंटरनेशनल ही था। कल सुबह सबसे पहले वह इंटरव्यू के लिए जाएगा। सबसे पहले उन्हें अपनी स्थिति मजबूत करनी थी और फिर आर्याडोन ग्रुप में नौकरी की तलाश करनी थी। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि वे आर्याडोन ग्रुप को संभाल नहीं सकते, लेकिन तभी नीचे से एक शोरगुल शुरू हो गया, जिसके बाद चीखने चिल्लाने और गाली गलौज की लहरें उठने लगीं। अरे यार, नीचे आ जाओ, धत्तेरे की, मेरे जूनियर से पंगा ले रहे हो। शोर सुनकर विराट रुक गया। क्या वे पहले से ही यहाँ थे?